तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मन्ना डे की दिल छू लेने वाली आवाज़ में एक फूल दो माली का ये गीत सिर्फ एक गाना ही नहीं, ये था हर माँ बाप का सपना, हर माँ की मन्नत, हर पिता की उम्मीद कि उनकी संतान एक दिन उनका सर गर्व से ऊंचा करेगी। लेकिन वक्त बदलता है और साथ में बदल जाती हैं कुछ रिश्तों की परिभाषाएं। आज सवाल ये नहीं है कि बच्चों ने क्या पाया, सवाल ये है कि माँ बाप ने क्या खोया। क्या वो बच्चे जिनकी हर खुशी के लिए माँ बाप ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, आज उन्हीं माँ बाप को अकेलेपन की हम सजा दे रहे हैं। आज हम चल पड़े हैं एक ऐसे आंगन की ओर जहाँ माँ बाप हैं पर उनके अपने नहीं, जहाँ सांसें तो हैं पर कोई पुकार नहीं, जहाँ कहानियाँ भी हैं पर उन्हें सुनने वाला कोई भी नहीं। और उस आंगन की आशा की किरण बनी डॉक्टर मनीषा सिंह जी, फाउंडर ऑफ आंगन ओल्ड एज होम्स, जिन्होंने इस भूले बिसरे वर्ग को सिर्फ एक छत ही नहीं दी बल्कि उन्हें फिर से इंसान होने का एहसास दिलाया। आज का एपिसोड कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि ये एक आईना है हमारे समाज का, एक मौन चीख है उन दिलों की जो आज भी हर शाम दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बस एक आहट का इंतज़ार करते हैं कि शायद उनके परिवार का कोई उन्हें आज या कल लेने आ रहा है। आपका क्या नाम है? अश्विनी धवन। अश्विनी धवन। आप कहाँ से हैं? राजेंद्र नगर गाजियाबाद। राजेंद्र नगर से। ओके, आप कब आए आंगन में? 4 साल हुए। 4 साल पूरे हो गए। 4 साल से कैसा लग रहा है? 23 जुलाई को। 23 जुलाई को पूरे हुए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? बढ़िया। व्यवस्था वगैरह बहुत अच्छी है, खाना पीना सब टाइम पे है बिल्कुल। अच्छा, आपके घर में कितने बच्चे हैं? 2 बेटी हैं। 2 बेटियाँ हैं। अच्छा, दोनों बेटियों की शादी हो गई? नहीं, एक की हुई है। एक की हुई है। वो आपके सामने ही हो गई थी? हाँ, हो गई थी। आपके सामने ही हो गई थी। अच्छा, आप पहले जॉब में थे? हाँ। किस चीज़ में काम करते थे? मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर था। बिजनेस। ओके, तो अभी आपकी जो दोनों बेटियां हैं वो वर्किंग हैं, काम करती हैं वो? एक फॉरेन में है, एक फॉरेन जॉब में करती है। हाँ। कहाँ पे? विक्टोरिया में है। ओके ओके, वहाँ पे हैं। उनका फ़ोन आता है आपके पास? नहीं। बात नहीं होती? फॉरगेट एंड फॉरगिव इज द बेस्ट प्रिंसिपल। एग्जैक्टली, बिल्कुल। माय थ्योरी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ओके, फॉरगेट एंड फॉरगिव इज द बेस्ट प्रिंसिपल। भूल भी जाओ और माफ़ भी कर दो। हाँ। अच्छा, ओके। आपकी वाइफ घर पे? वो घर पे हैं? वो मिलने आती हैं आपसे? नहीं। वो भी नहीं आती ना। हैं? अच्छा, आपका मन करता है आप जाके मिलो? नथिंग एट ऑल। Nothing? Forget and forgive. This is the principle. Get lost, which is lost and lost. Exactly. Which is lost. True. Forget and forgive. Don't think of past. If you think of past, you will not survive. True. हम जैसे बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे कैमरा पे? कोई मैसेज? Never give a property to wife or children in the Never these give days. property to No. wife and children? Yeah. This is the thing I am here. आपने अपनी प्रॉपर्टी दे दी सब? हाँ। आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे इसको? नहीं। अच्छा। देखो, जे आप जायदाद और पढ़ाई लिखाई जब को सबको देते हो तो जायदाद आपने दे दी तो आपने सब हाथ काट लिए। आपकी वाइफ है, भाई है, बहन है, किसी को मत दो। फॉरगेट एंड फॉरगिव इज द प्रिंसिपल। ओके। जो आपके पास है वो संतुष्टि करो। आप ये संतुष्टि नहीं रख सकते आपने आपके पास रख के, तो क्या करना? कहाँ पे प्रॉपर्टी है आपकी? घर पे। घर पे। अच्छा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? भारत भूषण। भारत भूषण जी, कहाँ से हैं आप? वैसे तो बाई बर्थ हरियाणा से हूँ जी। बाकी जॉब दिल्ली में की। जॉब दिल्ली में? किस चीज़ में काम करते थे आप? मैं लिमिटेड कंपनी में की। अच्छा, अभी घर पे कितने लोग हैं? आई डोंट नो, इट्स बीन 11 years। 11 years?
आप यहाँ आंगन में कितने टाइम से हैं? Yeah, more than 3 years. मोर देन 3 इयर्स। तो 11 साल पहले क्या आपने खुद से घर छोड़ दिया? Yes. कोई रीज़न स्पेसिफिक? Reason is your circumstances, you can say. ओके। Secondly, nowadays only money is your relative. मनी इज द ओनली। ओके, Relations have become commercial. इट राइट, या। आप कोई बातचीत होती है बच्चों से? No. कोई टॉक नहीं है? मन करता है उनके पास जाने का? Why should I? नो। When they don't think about me, then why should I think about them? I did whatever I could do for them. I did my best. Now, if I want to do, I'm doing for my colleagues, society. ओके, ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच अंकल, थैंक यू। अंकल आपका नाम क्या है? श्रीओम त्यागी। श्रीओम त्यागी। आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद गाजियाबाद गाँव में दुआई वहाँ का। दुहाई से। हाँ। कितने टाइम से हैं आप आंगन में? यहाँ तो मैं नोएडा में करीबन 5 साल हो गए मुझे। 5 साल से हैं? हाँ। अच्छा, आंगन की व्यवस्था अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी बागन की व्यवस्था। मनीषा सब जी बहुत अच्छा? अच्छा काम कर, जो मैनेजमेंट है इनकी जी। बहुत अच्छी है। मनीषा जी पूरा ध्यान रखती हैं? पूरी टीम अच्छे से? सबका ध्यान रखती है, सबका रखती है। आपके बच्चे कितने हैं? बच्चे 6 हैं। 6 बच्चे हैं? हाँ, 4 लड़की हैं, 2 वो लड़के। मिलने आते हैं आपसे? हाँ, मिल लेते हैं, आ जाते मिलने हैं। आते हैं। अच्छा, शादी कर दी लड़कियों की, जो लड़कियों की शादी हो गई? हाँ। अच्छा, आप वापस घर जाना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। यहाँ बहुत अच्छी जगह मिली है मेरे को। आप वापस नहीं जाना चाहते? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अंकल नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटे, खुश रहो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम कुमार शर्मा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अनुपम आनंद। आप कितने टाइम से हैं आंगन में? मैं 2 साल हो रहे हैं। 2 साल हो गए। कैसा लग रहा है आंगन में? हाँ, मैं अगस्त में आया था, अगस्त 23 में। अच्छा। और अब 2 साल हो जाएंगे। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटे 1 बेटी है। आप एक- रिटायरमेंट से पहले क्या करते थे? हाँ, मैं BHL में था। अच्छा। तब BHL में 1996 में रिटायर हुआ। अच्छा। और 2018 में मेरी पत्नी की डेथ हो गई। अच्छा। फिर 5 साल में हरिद्वार ही रहा अकेला। अच्छा। और फिर 23 में बीमार हो गया मैं, तब ओके। मैं यहाँ आया हूँ फिर। अच्छा, तो आपका मन करता है वापस घर जाने का? पत्नी नहीं है, अकेला आदमी क्या करेगा? अच्छा। बेटे है, जो एक बेंगलोर है, एक यहाँ है गाजियाबाद में, बेटी बेटी जॉब है में? नोएडा में है। नोएडा 29 सेक्टर नौकरी में। कर रहे हैं वो? 29 सेक्टर में। अच्छा, 29 सेक्टर में है। वो मिलने आते हैं आपसे? हाँ, मिल लेते हैं। अच्छा, कैसा लगता है मिलके? ठीक लगता है कि बच्चों से मिलेंगे तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, मेरे बेटे सुरवाना है। बिल्कुल, मैं आपके बेटे समान ही हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आप कितने टाइम से हैं आंगन में? मेरे को कभी एक साल पूरा हो गया। 1 साल पूरा हो गया। कितने बच्चे हैं? मेरा जी एक लड़का एक लड़की है। कहाँ है वो अभी? लड़की यही दिल्ली में है, भजनपुरा। अच्छा। उसका भी डाइवर्स हो गया, अकेली रहती है अभी। वो अच्छा अभी सर्विस करती है, अभी 25,000 मिलता है। उसके पास था 2-3 साल में, जी। बस वो भी थोड़ा ऊपर ऊंचा घर है, चढ़ना मुश्किल होता, किराए का। ओके। बाकी बेटा भी हमारा देखिए, मुझे सब कुछ चक्कर, अब क्या बोले, अपनी किस्मत सोचिए और क्या। जी। वो पढ़ाई लिखाई नहीं किया, अच्छा ऑटो चला रहा, जैसे कैसे घर चल रहा था। ओके। बस लास्ट में मुश्किल हो गया, घर और बिक गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई काफ़ी। हमारी वाइफ भी बीमार रहती थी उसके ऊपर। उसके बाद बहू जो आई, पहले 5-10 साल ठीक रही, वो भी थोड़ी किडनी प्रॉब्लम शुरू हो गया, अस्थमा, ये वो 3-4 बीमारियाँ थी। वो सब काफ़ी पैसा उसके ऊपर खर्चा होता गया। अच्छा। अभी लास्ट ईयर तो चली डेथ ही हो गई, 50 साल की, 52 साल की उम्र में। अच्छा। यही साल तो मार्च में चल। तो उससे पहले 1 साल पहले उनका बेटी, हमारी पोती जी। वो उनको लेके पठानकोट चले गए। अच्छा। जवाई घर में। अच्छा। तो पूरा घर वहाँ तो वैसे किराया गई था ना, सारा सामान लेके लोग शिफ्ट किया। जवाई के पास कुछ पैसा था अपना, ठीक है बोलते हम अपना बिजनेस करने का उसका था, जो भी है वहाँ पर ठीक है, काम चला रहे हैं और क्या। पर वहाँ जाके हमारी बहू तो चली 8-10 महीने रही, चली गई। अभी बेटा बेटी उसका जवाई, तीनों रहते हैं और क्या। अच्छा। मेरा मन नहीं होता वहाँ जाने का, मन नहीं करता। ऐसे जब डेथ में गया था, क्या करें उनके पास, पोती के पास रह के। अभी अपने पास कुछ पैसा होता था तो ठीक है, चलो, यही मुश्किल थी ना। आपको यहाँ छोड़ के कौन गए?
यहाँ हम आए थे सिस्टर के घर, उनको बोला कि मेरा कोई बंदोबस्त कर दो। हमारी सिस्टर रहती है 21 में। ओके और पहले 2-4-6 महीने वहाँ भी था, जी। हरियाणा में। वहाँ भी सिस्टर है, भतीजा है। तो वो लोग तो वहाँ भी है आश्रम, पर बोलते हम लोग यहाँ नहीं रख सकते। अच्छा, हमारे लोग बहुत बरादरी के लोग हैं, वो क्या जी। बोलेंगे चाचा को कहाँ छोड़ा है? जी। तो बोलते हैं वो सब करना है तो आपका बेटा छोड़े, हम नहीं कर सकते। वो छोड़ा, हाँ ठीक है, मैं बेटे के ऊपर तो उम्मीद नहीं है। हम आ गए यहाँ, बेटी के पास रहा, फिर बहन के घर आया। इन्होंने बहुत कोशिश करके बस ऊपर वाले का जब टाइम आ गया। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? पूनम। आप कहाँ से हैं? दिल्ली से, दिल्ली में कहाँ से? गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी से, लक्ष्मी नगर के पास। हाँ जी, अच्छा, आप कितने टाइम से हैं यहाँ पे? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। अभी कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, लड़के? 2, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी और एक बेटा, दोनों दिल्ली में ही हैं? नहीं, एक बेटा बाहर है, बेटा आउट ऑफ बाहर? इंडिया। आउट ऑफ इंडिया रहता है। अच्छा, बेटी की शादी हो गई। बेटी की शादी हो गई। अच्छा, उनका फ़ोन आता है बेटे का? बेटी का फोन दिन में 3-4 बार आ जाता है। याद करते रहते हैं वो? हाँ, 3-4 बार नहीं, उधर थोड़ा वो पक्का हो जाए ना। अभी उसका अच्छा। अभी वो भी 2 साल ही हुए, उसको 2.5 साल का, 3 साल ही। कहाँ गए हुए हैं वो? कनाडा। कनाडा में सेटल होना चाह रहे हैं। हाँ, तो फिर जब वो सेटल हो जाएगा फिर मेरे को सेटल करेगा। अच्छा, चलिए। कहता तो यही है, आगे पता नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा, मैं यही बिलीव करता हूँ। थैंक यू आंटी। आपका क्या नाम है? हाँ, कमलेश गुप्ता। कमलेश। आप गुप्ता। कहाँ से हैं? मैं यही 137 नोएडा 137। आप तो बहुत ही पास से हैं। हाँ, पहले कमला नगर रहते थे दिल्ली में, लेकिन ओके। अभी यहाँ शिफ्ट कर गए तो यहीं के चलाएंगे। अच्छा, तो हाँ। आप कितने टाइम से हैं आंगन में? मेरे को 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए। हाँ तो अभी बच्चे वगैरह आते हैं मिलने के लिए? हाँ, सब आते रहते हैं? हाँ, सब आते तो आपको यहाँ आप खुद की मर्जी से आए या फिर बच्चों नहीं, ने मर्जी से ही आई। खुद से ही थोड़ी आए? प्रॉब्लम थी घर में, तो लगा कि भाई वो भी रिलैक्स हो जाए, हम भी रिलैक्स हो जाए। तो किस टाइप की प्रॉब्लम अगर आप बताना चाहें? नहीं, प्रॉब्लम तो क्या होती, टेंशन ही रहती है घर में, जो Circumstances। आजकल जो माहौल अच्छा। चल रहा है उस हिसाब से। अच्छा। तो इसलिए फिर ओके, कि आपको कैसा लग रहा है आंगन? अपने घर जैसा लग रहा है। बिल्कुल और मुझे तो यहाँ काफ़ी टाइम हो गया है, जी। अप्रॉक्सीमेटली 3 साल। हाँ बिल्कुल। आई एंजॉयड हियर। अपने मुझे कुछ बुरा नहीं लगता, सब अच्छा लगता है। आप कहाँ से हैं? वैसे तो बेसिकली मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, अभी दिल्ली में मैं GK2 से हूँ। ग्रेटर कैलाश। हाँ। ओके, आपके बच्चे वहीं रहते हैं? नहीं, मेरी लड़की एक है। ओके। और कोई नहीं, एक लड़की है, उसका बेटा है। ओके वो रेल हेलीकॉप्टर में। ओके तो अभी एट प्रेजेंट शी इज़ इन कुवैत। ओके। तो वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं। वही है। आपको मन नहीं करता कि आप वापस चले जाओ? करता भी है, नहीं भी करता। अब यहाँ अच्छा लग गया है? हाँ, यहाँ अच्छा लग गया है। फिर मैं तो वो तो काम पे जाएंगे, फिर मैं अकेली जी घर में बिल्कुल। कितना टाइम होगा। फिर वो थके हुए आते हैं, कितनी देर बात करेंगे। यहाँ तो मैं कई लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, बात करती हूँ। जी ये कई दफ़ा मेरे मन में ख्याल आता है कि मैं अगर जाऊँ तो कैसे रहूँगी, कैसे खाना खाऊँगी, कैसे इंतज़ाम करूँगी। वो एक है भावना मन में। तो अभी तो यहाँ ही मैं अपने आप को सुरक्षित समझती हूँ। ओके, कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे जैसे बच्चों के लिए? हाँ, बहुत अच्छा मैसेज है बच्चों के लिए। कुछ कहना चाहें अगर आप? हाँ, आजकल के बच्चे जो जितने भी ये हमारी नई जनरेशन है, दे आर वेरी मच इफेक्टेड फ्रॉम दिस True. वेस्टर्नाइज। या कि वेस्टर्न में लोग ऐसे रहते हैं, वेस्टर्न में ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की अपनी मर्यादा है कि हम सब परिवार में मिल के रहते हैं। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक, दादे परदादे पहले हमारे घरों में इकट्ठे ही रहते थे। एक ही जगह खाना बनता था। मेरे दादा परिवार में हमारे 36 जने थे, एक ही जगह खाना बनता था। मेरी मॉम बड़ी थी सबसे, तो वही सब अरेंज करते थे। तो हमने कभी भी नहीं सोचा कि उनको जाओ ओल्ड एज में। पहले भी लोग फॉरेन कंट्री बिल्कुल जाते थे, करते थे ऐसा नहीं है कि पहले फॉरेन कंट्री कोई नहीं जाते थे। हमारे घर से बहुत लोग पहले जी। गए सॉरी लंदन अमेरिका पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ से वापस आके शादियाँ उन्होंने हिंदुस्तान में की। और अपनी जिस तरह हमारे घर का चलन था, हम वी आर वेरी कंजर्वेटिव। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? ठीक है।
आपका नाम क्या है? सुदर्शन शर्मा। सुदर्शन शर्मा। हमने अपने एपिसोड में भी मैम ने बात की है आपके बारे में। मैं आपके थ्रू आपकी कहानी सुनना चाहता हूँ, अगर आप कंफर्टेबल फील करती हैं। हाँ ठीक है। एक्चुअली ना मेरा एक बेटा था तो वो भी एक्सपायर हो गया जी। तो बहू रखना नहीं चाहती थी, इसलिए बेटे ने नेट पे देखा, वो मुझे यहाँ छोड़ गया। अब मैं यहाँ ठीक हूँ। बहू कभी भी आपको वापस बुलाना नहीं चाहती? नहीं, मिलने भी नहीं आती है। कभी मिलने नहीं आती है। और घर प्रॉपर्टी वगैरह सब उन्होंने ले लिया है? हाँ, घर वगैरह सब उसने ले लिया, उसको बेच के उसने और दूसरी जगह ले खरीद लिए मॉडल टाउन में। मुझे मालूम भी नहीं है। आपके पोते पोतियाँ हैं? एक पोता एक पोती है। वो आते हैं मिलने? नहीं, वो भी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते? इनको मालूम ही नहीं है। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं है। हाँ। अच्छा। आपके बेटे ने अरेंज मैरिज करी थी, लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज करवाई। ठीक है। आप कुछ मैसेज देना चाहें अगर हमारे जैसे बच्चों को, कुछ कहना चाहें? बस आप जैसे बेटे मिले तो सबको ऐसे बेटे मिले। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। एंड आई रियली विश कि आप अच्छे से रहें यहाँ पे। आंगन की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है मनीषा जी मैडम, से- हमें बहुत प्यार करती है। बहुत प्यार करती हैं। पहले हमें खिलाती है फिर खाते हैं। आप आंगन में ज़्यादा खुश हैं या अपने घर पे ज़्यादा खुश थे? आंगन में ज़्यादा खुश। ठीक है आंटी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। से आंटी कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? रीटा सहगल। रीटा सहगल। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली आईपी एक्सटेंशन से हूँ। आईपी एक्सटेंशन से हैं। अच्छा। अभी जो मैडम ने बताया होगा मेरे बारे में सब वही चीज़ है। आपकी बात हुई है हमारे एपिसोड पे? हाँ, पहले जैसे मैं थी ना, आप बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल चेंज हो गई हूँ मैं। वो सब मैडम के ऊपर है सब कुछ। तो मैडम से पूरा सपोर्ट मिला आपको? बहुत मिला है, तभी तो देखो ना मैं ठीक हुई हूँ। नहीं तो क्या होता, मेरी हालत क्या थी उस टाइम जब मैं आई थी। मेरे को लगता नहीं था कि मैं ठीक हो पाऊँगी, लेकिन कुछ धीरे धीरे ऐसे ऐसे ना मैडम से बहुत प्यार होता चला गया और ऐसा लगता था जैसे उनको अपना बहुत अपनापन मिलने लग गया उनसे। तो मेरे को मतलब ठीक होने में उन्होंने बहुत हेल्प करी है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? 3 साल हो गए मेरे को, दिसंबर में 3 साल हो गए। 4 साल हो गए मैडम। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? सत्या गौड़। सत्या गौड़। कहाँ से हैं आप? मैं नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से हूँ। ग्रेटर नोएडा से हैं। यहाँ कैसे आए? ऐसे मन नहीं लग रहा था, घर पे मन नहीं लग रहा था? फैमिली से संबंधित बातें मत पूछिए। ये आपको भी पता है क्योंकि आजकल सब जानते हैं, जी। तो इसलिए पूछने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अकेलापन फील होता था घर पे जाके? हाँ, ये आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अकेलापन ही लगता था और बच्चे टाइम नहीं दे पाते थे। टाइम नहीं दे पाते। आपको यहाँ अच्छा लग रहा है? यहाँ अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। दोस्त भी बन गए हैं आपके? हाँ, फ्रेंड काफ़ी हो गए। आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? मेरी सबसे अच्छी दोस्त मैडम है। मैडम है, मनीषा मैम। हाँ। मनीषा मैम, हर तरफ से सिर्फ आपकी तारीफ सुनने को मिल रही है मुझे। प्यार में डांट भी अच्छा लगता है। बिल्कुल। नमस्ते आंटी, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से है, भजनपुरा दिल्ली में मेरा छोटा बेटा है। अच्छा। दिल्ली में आपके बच्चे वहीं रह रहे हैं अभी? मेरा छोटा बेटा इधर ही है दिल्ली में, मैं उसी के पास रहता हूँ। अच्छा। मेरे को बेटा, मैं अकेले हूँ, वापिस चला जाता, इसलिए मैं इधर अपना मर्जी से आया। आप अपनी मर्जी से इधर आ गए? हाँ, मेरे को इधर ही छोड़ा था। अच्छा लग रहा है इधर, सब जन बातचीत करता है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैडम भी बहुत प्यार करता है। अच्छा है। मेरा एक बेटा इधर है। ओके। बड़ा बेटा हैदराबाद में है। अच्छा। वो एयरफोर्स में। एयरफोर्स में? मैं इधर भजनपुर, मेरा बेटा है। अच्छा। अपना प्लाट है। अच्छा। उसी के पास रहता हूँ ज़्यादा। अच्छा, आप जाते हो घर? हाँ, मैं अभी 3 महीने हुआ इधर आके, अभी आया। बहुत प्यार है बेटा, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, मेरे को सब अच्छे से देखता, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है बेटा। मैं इधर अच्छे खुशी से रहने के लिए आया।
आप खुशी से रहो करके इधर ज्वाइन कर। मैडम भी बहुत प्यार करते बेटा। ओके। सुबह आता है, देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, चेंज मेकर शो में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया, ये एक पॉडकास्ट नहीं, ये किसी की ज़िंदगी की सच्ची कहानी है। आज हम उस आंगन में बैठे हैं जहाँ की दीवारें ईंट पे नहीं जज्बातों पे खड़ी हैं, और इस आंगन को किस ढांचे में, किस तरह से, कितनी मेहनत से जिन्होंने बनाया है, वो हमारे साथ हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर मनीषा सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे शो पे। तो शो की शुरुआत करना चाहूँगा मैम, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, आपने आंगन की शुरुआत कब की और क्या ऐसा दिन था, क्या ऐसी चीज़ें हुई जो आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए? देखिए, आंगन की शुरुआत मैंने 2021 में की, जब कोविड का सेकेंड दौर चल रहा था। लोग परेशान थे, शायद मैं भी उस टाइम बहुत परेशान थी, और मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी अपनी लाइफ में, जो मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, शायद उनसे मैं डिप्रेशन की तरफ जा सकती थी। तो वो मेरा एक ऐसा डिसीजन था कि ये काम मैंने अपने लिए शुरू किया, अपनी रिकवरी के लिए, जिससे मैं डिप्रेशन की तरफ ना जाऊं। मेरे हस्बैंड को 2020 में ब्रेन स्ट्रोक आया था, जिसकी वजह से वो ऑन बेड आ गए उस टाइम, और टोटली बेड पे थे। 2 बार ब्रेन स्ट्रोक था उनका, लेफ्ट और राइट दोनों पैरालाइज थे। तो 2020 से लेके 2021 तक तो मैं शायद अपने आप को भी भूल गई थी कि उनकी रिकवरी के लिए मैं स्कूल चलाती हूँ, शिक्षिका हूँ, और उस टाइम स्कूल भी बंद हो चुके थे, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन शायद वो ईश्वर ने मुझे एक ऐसा टाइम दिया था जहाँ मुझे अपने आप को पहचानने की ज़रूरत थी। जब मेरे हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक आया तो कुछ समय 6 महीने तो लगे कि उनकी रिकवरी, उनको बच्चे के जैसे बिल्कुल बोलना सिखाना, चलना सिखाना, मैं उसी में ही लगी रही। मुझे कुछ आसपास का दिखाई नहीं देता था। लेकिन जब थोड़ा वो रिकवरी में आए तो उनकी वॉइस बिल्कुल जा चुकी थी, बात नहीं कर पाते थे। तो मैं देखती थी कि मैं सारा टाइम उनके पास बैठी हूँ और मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं, और मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ जा रही था। वो ऐसा टाइम था जब मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को थोड़ा डिटैच करके कहीं और बिजी करना होगा। 2018 में एक थॉट प्रोसेस मुझे आया कि मुझे एक सीनियर सिटीजन होम शुरू करना है, लेकिन वो शायद मेरा 2026 का प्लान था, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ये काम नहीं किया जा सकता। तो तब मैंने सोचा था कि मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब ख़त्म हो जाएंगी, तब मैं एक सीनियर सिटीज़न होम, एक सपनों का घर बनाऊंगी सबके लिए। जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी तो तब मुझे मेरे एक फ्रेंड थे, उन्होंने बोला कि आप क्या करना चाहते हो, ईश्वर से पूछो और आँख बंद करके सोचो कि आप जो पहला थॉट आपको आएगा आप वही काम कीजिएगा। उस दिन शायद मैं मंदिर में आँख बंद करके बैठी और पहला थॉट मुझे यही आया कि जो मेरा पैशन था मुझे वो पूरा करना है। उस समय मैं इधर मूव हो गई और मैंने ये आंगन शुरू किया। उससे पहले तक आप एक शिक्षिका थी, आप अभी भी मैं शिक्षिका हूँ, मैं प्ले स्कूल चलाती हूँ। मैंने 89 में NTT किया था, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, और तब से मैं बच्चों को पढ़ा ही रही हूँ। ओके। और अभी तक पढ़ा रही हूँ। तो ये तो एक, मैंने बहुत सारे ओल्ड एज होम विजिट किए थे, जब मुझे देखा मैंने कि यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बिल्कुल। तो मुझे वो सिस्टम नहीं बनाना था जैसे चल रहे हैं, मुझे उनसे हट के कुछ करना था। और बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जितने भी ओल्ड एज होम मैंने देखे, मैं सबको नहीं कहती हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ मैं गई वहाँ मैंने महसूस किया कि कहीं ना कहीं भावनाओं की कमी है। उन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए जो शायद अपने घर से दूर हैं, चाहे उसका रीज़न कुछ भी है, कोई भी रीज़न है, लेकिन बच्चों से दूर रह के कोई खुश नहीं होता। और वो खुशी उनको कहाँ मिल सकती है? उनको जहाँ अपनापन मिलेगा, जहाँ उनको सुनने वाला होगा, जहाँ उनको समझने वाला कोई होगा। तो जब मैंने ये शुरू किया, उससे पहले मैंने बहुत सारे ओल्ड एज होम भी विजिट किए, मैंने सिस्टम भी देखे, तो मैंने ये देखा कि कुछ सिस्टम तो ऐसे थे जो सिर्फ करोड़पतियों के लिए, जिनके पास पैसा है और एक अच्छा अमाउंट दे के
वो एक 5 स्टार होटल की फैसिलिटी ले सकता है। या फिर वो सिस्टम थे जहाँ पे रोड साइड लोगों को रेस्क्यू करके लाया जाता है Right. और वो वहाँ रहते हैं। लेकिन कहीं मुझे वो मिडिल क्लास वाला क्राउड नज़र नहीं आया। मैंने भी शुरू तो ऐसे ही किया, मैंने भी रोड साइड लोगों को लाके रखा, शुरू किया। मेरे पास तो पैसा भी नहीं था, क्योंकि 1 साल में मेरे हस्बैंड की बीमारी में जो भी मेरी जमा पूंजी थी सब लग चुकी थी। चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन किया। बच्चों ने मेरे सपोर्ट किया। उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने की उस समय, पहले भी मैं कैमरे पर बोल चुकी हूँ। तो जब मैंने ये शुरू किया तो मुझे लगा कि लोग कहाँ से आएंगे। मैंने गूगल पे प्रोफाइल बनाया, क्योंकि देखिए स्कूल के लिए तो मैं काम कर ही रही थी, अपने प्ले स्कूल चला रही हूँ, इतना मुझे पता था। मैंने जस्ट डायल से पैकेज लिया, शायद पहली बार मैंने जस्ट डायल से पैकेज लिया। मैंने कभी स्कूल चलाने के लिए कभी भी ना पब्लिसिटी का साथ नहीं लिया। मेरे पास जब मैंने पहले स्कूल चलाया, मैंने अपना स्कूल शुरू किया था 93 में, और पहले 10 बच्चे मैंने घर घर जाके लेके आई थी। लेकिन शायद उस दिन से लेके आज तक मुझे किसी के घर बच्चे लेने जाना नहीं पड़ा। मुझे लगता है जो माउथ पब्लिसिटी होती है, जो हमारा काम होता है ना, वही बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए हमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं। बिल्कुल। तो यही मेरा था कि बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। मैंने गूगल पे प्रोफाइल बनाया, जस्ट डायल का पैकेज लिया। जो 1-2 क्वेरीज मेरे पास आई, शुरू में मैंने कहा कि लोग तो दिखने चाहिए, तो मैंने रेंट पे बिल्डिंग ले ली। तो साईं मंदिर के पास मयूर विहार में बहुत सारे लोग रोड साइड बैठे रहते हैं। हम अपनी कैब लेके गए और वहाँ से लोगों को लाके हमने अपने यहाँ रखा, उनको नहलाया धुलाया, उनके लिए कपड़े लाए। लेकिन मैंने देखा सुबह नहा धो के वो सब जाने के लिए तैयार, वो नहीं रह सकते अच्छे सिस्टम में, क्योंकि उनको रोड पे रहने की आदत है, उनको बंधन नहीं पसंद है। और उनके लिए जो सिस्टम है ना, वो वही लॉक एंड की में उनको रखा जाए जबरदस्ती वहाँ मान के, तो वो मैं करना नहीं चाहती। जो स्वेच्छा से रहना चाहता है, क्योंकि हमें कैद नहीं बनाना था, घर बनाना था। और ये आंगन जो नाम रखा, मेरे दिमाग में बहुत बचपन से था कि जब हम गांव जाते थे ना, मेरी बुआ के घर में एक बहुत बड़ा आंगन था, उनके 6-7 लड़के थे, सारे बच्चे खेलते थे, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। बीच में इमली का एक पेड़ था, वो आंगन, वो कॉन्सेप्ट बचपन से मेरे दिमाग में था। तो ये आंगन मैंने इसीलिए नाम रखा कि एक परिवार का फील आए। आंगन घर में ही होता है, बिल्कुल। घर के बीच में ही आंगन का मतलब वो मीनिंग ये है कि आंगन घर में ही होगा, तो हमें घर बनाना था, तो मैंने आंगन नाम रखा। फिर उसके बाद कुछ लोग आए चले गए, लेकिन जो पहली क्वेरी मेरे पास आई, एक जैन साहब थे, वो आए, उन्होंने मुझे सीधा बोला कि बहन जी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए। फिर एक रघुनाथ अंकल आए, फिर धीरे धीरे आए पंत अंकल आए, और लोग आए। तो ऐसे ये धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, एक दूसरे के रेफरेंस से लोग आते गए। शुरू में हमें 7-8 महीने रेंट देने का भी बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैंने देखा कहीं ना कहीं भगवान ने उसमें भी सपोर्ट किया, और अब मेरे पास 54 लोग हैं। बहुत ही कमाल का काम कर रही हैं मैम आप, और जिस तरीके से आपने शुरुआत की, ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी भी है। मैं ये समझना चाहूँगा कि ऐसा कहा जाता है कि बुजुर्गों को संभालना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। हमने घर में भी देखा है, घर में भी ये बातें सुनने को मिली हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर के 1 या 2 बुजुर्गों को संभालने में बच्चे परेशान हो जाते हैं, और उन्हें लगता है कि मैं किस तरीके से हैंडल कर पाऊँ, इट्स वेरी हार्ड टू हैंडल। इस जिम्मेदारी का काम लेने से पहले क्या आपको डर नहीं लगा कि यार मैं इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही हूँ, और मेरे लिए कितना मुश्किल होगा कि मैं आने वाले टाइम पे 50, 100 या 200 लोगों को संभालना होगा मुझे, वो भी बुजुर्गों को? क्या कोई डर नहीं लगा? नहीं, मुझे डर नहीं लगा। मैंने देखिए हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे उस टाइम, वो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री भी रहे, डॉक्टर अशोक कुमार वालिया। तो उनकी डेथ से 15 दिन पहले मैं उनसे मिली थी। और मैंने जब मेरे मन में ये ख्याल आया, तो मैंने उनसे बोला था कि सर मैं एक ओल्ड एज होम शुरू करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे? आपकी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, मैंने सुना है आप अपना हॉस्पिटल बंद कर रहे हो। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सिंपल, वो बहुत सौम्य स्वभाव के थे, शायद उन्हें लगा कि मैं नहीं संभाल पाऊंगी, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि मनीषा तुम नहीं संभाल पाओगी, तुम्हारे हस्बैंड बेड पे हैं जी, और तुम कैसे करोगी? बहुत मुश्किल काम है ये, इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। मैंने उनको बोला सर मैं संभाल लूँगी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 हो पाएगा। ठीक है, मैं वहाँ पर ना बड़ी मायूस होकर वापस आई थी, लेकिन मैंने कहा मैं करूँगी।
क्योंकि मुझे पता है मेरे स्कूल में 200 बच्चे होते हैं, मुझे हर बच्चे का नाम पता है। मैं आज तक भी अपने बच्चे को जब स्कूल में होती है तो गेट पे खड़े होकर गोदी में लेती हूँ, और बच्चा और बूढ़ा समान होता है। बिल्कुल। तो ये कभी सुना था, लेकिन देखिए इस काम को करने के लिए ना बच्चे नहीं संभाल पाते, उसका एक रीजन है। पहले माँ बाप अपने 5-6 बच्चों को भी संभालते थे, पूरे पूरे परिवार संभालते थे, लेकिन आज की डेट में क्या है ना, लोगों के अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं मानती हूँ मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि नहीं किया जा सके। अगर आपके पास पेशेंस है, उनको सुनने की समझने की शक्ति है, तो आपको प्यार भी बहुत मिलता है। ये सब मुझे कोई अपनी माँ कहता है, कोई बहन कहते हैं। कल मैं बोल रही थी सबको कि मैं किसी बात पे किसी को मैंने बोला कि आज मैं आपकी सास बन जाऊंगी, आपको मैं ये, आप ऐसे नहीं करते हो जैसे सास लोग समझाती हैं, ये नहीं किया ये नहीं किया, तो परिवार के जैसे होता है। तो एक आंटी बोली नहीं नहीं सास नहीं, माँ बन जाएंगे। तो दूसरी आंटी बोली अरे माँ और सास एक ही बराबर तो होती है। तो ऐसा नहीं है, इनके एक्सपीरियंस से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चैलेंज आज की डेट में मुझे पता है कि मैं चाहूँ क्या, मैं ये काम 200-250 लोगों को भी संभाल सकती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास एक जगह हो। हमारे पास जगह नहीं है, हम रेंट की प्रॉपर्टी में चला रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास फीलिंग है तो आप चला सकते हैं। समटाइम लगता है कि जो दूर से देखते हैं उनको लगता है एक बुजुर्ग नहीं संभाल पा रहे। अब लोग तो ये भी कहते हैं कि हम एक बच्चा नहीं संभाल पाते, बिल्कुल। आप इतने बच्चे कैसे संभाल रहे हैं? तो जब बच्चे संभाल सकते हैं तो बुजुर्ग क्यों नहीं संभाल सकते? ये भी बच्चों के जैसे। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब 55 की उम्र होती है तो दिल बचपन का हो जाता है, और 60 साल की उम्र में जो व्यक्ति 15-16 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करता है, और वो घटती जाती है उम्र। जैसे 70 में जाएगा तो 10-12 साल का, फिर वो 80 में जाएगा तो 5-6 साल के बच्चे के जैसे बिहेव करेगा, और 90 साल में तो बिल्कुल वो 2-3 साल के बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं। तो हमारे पास 60 साल से लेके और 99 ईयर तक के सीनियर सिटीजन है। बिल्कुल। मैम, आंगन की बात करना चाहूँगा मैं। आंगन का एक दिन नॉर्मली कैसा गुजरता है, क्या होता है यहाँ? आंगन में सबसे पहले हमने जो इनका रूटीन है वो इन्हीं के अकॉर्डिंग है। मैंने कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूटीन नहीं रखा कि आपको हमारे हिसाब से चलना, क्योंकि जब हम बुजुर्गों को अपने हिसाब से चलाना चाहेंगे ना, वही उनके लिए पेन का दिन होता है। सुबह सब अपनी मर्जी से उठते हैं, 7 बजे वेकअप टी होती है, 6:30 बजे भी कुछ लोग उठते हैं तो 6:30 बजे चाय पीते हैं, तो 7 बजे उठते हैं वो 7 बजे चाय पीते हैं, चाय बिस्किट होता है। फिर उसके बाद सबका अपना रूटीन होता है। कोई जल्दी उठ के पूजा मंदिर में बैठ के पूजा करता है, कोई जल्दी उठ के पार्क में वॉक करने जाता है, कुछ अपनी एक्सरसाइज करते हैं। 9 बजे तक का सबका शेड्यूल फिक्स होने के बाद 9 बजे इनका ब्रेकफास्ट टाइम होता है। ब्रेकफास्ट 10 बजे तक चलता है। ब्रेकफास्ट जो हम यहाँ रखते हैं, हम इनकी चॉइस में जो मेन्यू बनाती हूँ, हर हफ्ते हमारा मेन्यू चेंज होता है। ओके। सब लोगों से पूछ लिया जाता है इस हफ्ते में आपको क्या क्या खाना है। 7 days 7 टाइप का ब्रेकफास्ट होता है। फिर उसके बाद सबका रूटीन होता है। 11 बजे फिजियोथेरेपिस्ट आ जाती है, हमारी मेडिटेशन होता है, और जिसको भी थेरेपी की ज़रूरत होती है वो थेरेपीज लेते हैं। 12 बजे लंच ब्रेक होता है 12 से 1 के बीच में। उसके बाद सब फ्री हैं, कोई रीडिंग करना चाहता है अपनी, यहाँ पे स्पिरिचुअल बुक्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं, कुछ दोपहर में भी थोड़ा बहुत टहल के आते हैं, या कुछ लोगों का आपस में बॉन्ड है तो कुछ टीवी देखते हैं बैठते हैं, या कुछ लोगों को गेम खेलना है तो गेम भी खेलते हैं। सबका अपने अकॉर्डिंग। ऐसा हमारा नहीं है कि हाँ जब योगा मेडिटेशन का सेशन होता है तब होता है। 3 बजे हमारी साइकोलॉजिस्ट आती है, अगर किसी को ज़रूरत है तो हम उनका इंडिविजुअली सेशन होता है, बाकी सब लोग आराम करते हैं। वो 1 by 1 लेती हैं सबके साथ। जहाँ हमें लगता है किसी को डिप्रेशन आ रहा है या किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, वैसे तो मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि काउंसलर भी बाहर से आते हैं, उन्हें उतना ही पता होगा जितना बताया जाता है। मैं 24/7 इन्हीं के साथ रहती हूँ। Okay. और इनके दिल की बात पूछने के लिए कहीं ना कहीं हमें पहले इनके दिल में उतरना होता है। बिल्कुल। हम इनके पास लेटेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, तब पता चलता है कि असलियत में उनके मन में क्या चल रहा है, और जब वो बोल देते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं। बिल्कुल। तो केयर करने का तो सबसे अच्छा तरीका है कि अगर किसी ने शेयर कर दिया तो क्योर है। बिल्कुल। मैम, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है और आप बहुत कमाल के तरीके से आप इसको मैनेज भी कर रहे हैं।
वृद्धा आश्रम या ओल्ड एज होम, जब भी ये नाम हमारे पास आता है तो हमें ऐसा लगता है, जनरली एक जो मान्यता है मैं कह सकता हूँ, या हम लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी ऐसे नाम हमारे सामने आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बच्चों ने जाके माँ बाप को वहाँ छोड़ दिया है, या फिर बच्चों ने कहीं रास्ते या कहीं पे भी माँ बाप को छोड़ दिया है, जो फिर अल्टीमेटली वृद्धाश्रम आते हैं। क्या आपने कोई ऐसे सिनेरियो या कभी ऐसे सिचुएशन देखा जहां माँ बाप खुद से ही वृद्धाश्रम को प्रेफर किए हो और उन्होंने बोला मुझे बच्चों से ज़्यादा मुझे यहीं रहना है? आपको एक चीज़ मैं बताऊं, ये मैं जब मैंने शुरू किया था तो शायद मुझे भी ये लगता था कि वही लोग आते हैं जिनके बच्चे छोड़ देते, जी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ओके, 100% ठीक नहीं है, कुछ परसेंट है, लेकिन जो परसेंटेज है ना वो कम है। इतनी बड़ी दुनिया में मुश्किल से मुझे लगता है कि 10% बच्चे ही ऐसे होते हैं जो छोड़ देते हैं, या जो रोड साइड भी लोग मिलते हैं ना उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे डिमेंशिया जैसी बीमारी है, कुछ पेरेंट्स निकल जाते हैं, जी, बच्चे ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाते क्योंकि वो अपनी याददाश्त भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं है वो कहाँ निकल गए और चलते चलते कहाँ पहुंच जाएंगे। बच्चे तो जहाँ तक वो ढूंढ सकते ढूंढते हैं। मेरे पास ऐसे 1-2 केस आए भी, वो मैं आपको शेयर करूंगी स्टोरी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहें तो कुछ अलग अलग सबके रीजंस होते हैं आने के। कुछ बच्चे करना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, उनकी मजबूरियां होती हैं, नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कर तो सकते हैं लेकिन करना ही नहीं चाहते हैं, तो वो छोड़ देते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों के साथ उनकी एडजस्टमेंट होती ही नहीं है कभी, तो वो खुद छोड़ के आ जाते हैं, वो खुद ही घर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको आत्मसम्मान बहुत प्रिय होता है। और वो जो 2 रोटी उनको मिल रही हैं वो गाली के साथ या अब्यूजिंग के साथ मिल रही है, बदतमीजी कर रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, तो वहाँ उनको पसंद नहीं है, तो वो घर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे डिमेंशिया जैसी बीमारी है, पहले टाइम में इसको कह देते थे कि सठिया गया है, बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है, लेकिन अब तो साइंस है, बीमारियों को पता चला। मैंने भी ये काम शुरू करने से पहले मुझे नहीं पता था कि सिजोफ्रेनिया, एल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी बीमारियां भी कुछ होती हैं। जब मैंने ये शुरू किया तो पहले पेशेंट ही मेरे पास पंथ अंकल आए और मुझे पता चला कि डिमेंशिया जैसी भी कोई बीमारी होती है। पंथ अंकल आर्मी बैकग्राउंड से थे, उनके बेटे बहुत अच्छे हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं उनके लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। उसका रीज़न कि उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है, घर में एक बेटा और उनकी वाइफ है। अब सम टाइम वो बाहर निकल जाते थे तो उनको ढूंढना मुश्किल, कहाँ निकल जाएंगे, इसलिए उनको लॉक लगा के रखना पड़ेगा। लॉक लगा के रखना पड़ेगा तो ये बीमारी ऐसी है कि वो उतने हाइपर होंगे, जी, है ना, वो किसी के ऊपर भी अटैक कर देंगे, तो वहाँ पे क्या करना, उनके साथ क्या करना चाहिए। तो मैंने इस बीमारी के बारे में पहले पढ़ा कि उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो जितना हम उनको रोकेंगे, जितना उनको बंधन में रखेंगे, वो उतने ज़्यादा हाइपर होंगे, उनकी एज कम हो जाएगी, वो खाना छोड़ देंगे, गुस्सा ज़्यादा होगा, किसी के ऊपर भी अटैक करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसा कंफर्टेबल जगह देखनी होती है जहाँ पे वो खुले रहें, उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, उनकी बात को सुन के कोई इरिटेट ना हो, और हम समझें कि उनको क्या चाहिए उस टाइम। तो तब मैंने ये सिस्टम शुरू किया। मेरे पास है डिमेंशिया के बहुत सारे पेशेंट हैं। अब जैसे हमने उनको, अब ऐसी एज आ जाती है कि जहाँ वो खाना भी भूल जाते हैं। अगर हमने उनको बनाना दिया, वो बनाना छिलके के साथ खा लेंगे, ऑरेंज छिलके के साथ खा लेंगे, तो हमें पता है कि हमें उनको पील करके देना है। और अगर दे भी दिया किसी ने गलती से और उनसे वापस लेना चाहा तो अटैक कर देंगे, वो गुस्सा हो जाएंगे। तो दूसरे हाथ में हमें दूसरी चीज़ रख के तब उनको कहना होता है कि ये वाली ले लो, और ये, तो उनको एक ऑप्शन दिखाई देता है ना, एक छोड़ देंगे। तो जस्ट लाइक बच्चों के जैसे ही है, बिल्कुल, है ना। अब घर में क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, सर्वेंट रखते हैं घर में, उन्होंने भी रखा सर्वेंट, और भी मेरे पास और ऐसे लोग आए जिन्होंने सर्वेंट्स भी रखे घर में, लेकिन सर्वेंट उनको समझ ही नहीं पाते हैं, उस सिचुएशन को नहीं समझ पाते हैं। सर्वेंट भी उनके साथ अब्यूजिंग करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो वहाँ पे हमें उनके लिए एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ उनकी प्रॉपर केयर हो, उन सर्वेंट्स के ऊपर पूरी नज़र हो, और
उनकी बीमारी क्या है उसको समझ के उसके ऊपर काम करने वाला। बिल्कुल। तो ये चैलेंज आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए अब आती है फाइनेंशियल जी। कंडीशन। जिन पेरेंट्स के पास पैसा है, जिन बच्चों के पास पैसा है, वो तो एक अच्छे सिस्टम में रख सकते हैं। उनकी केयर बहुत महंगी है। एक केयर टेकर अगर आज हम कहें तो कम से कम भी नहीं तो 25,000 रुपये 24/7 का सर्वेंट हमें भी मिलता है, हम भी रखते हैं। अब जो बेटा 50 या 60,000 रुपये कमा रहा है वो एक 25,000 का केयर टेकर नहीं रख सकता, क्योंकि उसके ऊपर घर की EMI का भी खर्च है, अपनी वाइफ और बच्चों को देखने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको पढ़ाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में क्या होता है कि वो करना तो चाहता है उनके लिए, लेकिन नहीं कर पाता। अब इस चीज को समझने वाला कोई नहीं है। हमारे पास भी जो डोनर आते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ तो सब लोग ठीक ठाक रह रहे हैं, शायद ये बहुत पैसा लेते होंगे या इनको हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई आत्मसम्मान से रहना चाहता है और उनके बेटे ने कहा मेरे पास 10,000 रुपये, मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, बिल्कुल ठीक है, इस सपोर्टिंग सिस्टम को चलाने के लिए हमारे पास 1% मनी आई, कोई बात नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर कम से कम 40,000 रुपये महीने का खर्च है जी। 10 एक आदमी को आप नॉर्मल खाना भी खिलाते हैं तो 10,000 रुपये तो खाने में लग जाते हैं। आप केयर टेकर कैसे रखेंगे उनके लिए? ठीक है, तो वो केयर टेकर, तो वहाँ हमें सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। और इसको समझना पड़ेगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सपोर्ट, सबसे ज़्यादा टैक्स मिडिल क्लास ही दे रहा है। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर रही इस मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए? बनना चाहिए ना सपोर्टिंग सिस्टम। CSR में भी देखते हैं, जहाँ पे रोड साइड लोगों को रख रहे हैं वहाँ तो आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए जो सिस्टम बना है, जहाँ पे अगर कोई ऐसा भी है, मेरे पास एक रिक्शे वाले के माँ बाप आ गए थे, उसके फादर को पैरालाइज था। मैं समझ सकती हूँ, मेरे हस्बैंड पैरालाइज है, कि एक पैरालाइज पेशेंट की केयर के लिए आपको कितना पैसा चाहिए। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप कम से कम भी रखेंगे तो 600-700, अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ले रखेंगे तो 800 रुपये पर डे का फिजियोथेरेपी होती है। और पैरालाइज के पेशेंट का इलाज कुछ नहीं है, उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी चाहिए ही। वो रिक्शे वाला तो नहीं करवा सकता। अब उस सिचुएशन में क्या करेगा? या तो उनको कहीं रोड पे छोड़ाएगा क्योंकि वो कर नहीं पा रहा, कोई तो उसकी सपोर्ट के लिए खड़ा होगा। बिल्कुल। तो हमने उनको रखा, उनकी फिजियोथेरेपी भी कराई, थोड़ा रिकवरी भी आई। जब वो चलने लगे स्टिक से तो उनको समझा के उनके घर भी भेजा। अब उनकी मेडिसिन वगैरह के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम कहते हैं कि आप आओ जी, हम आपको मेडिसिन दे देंगे। ऐसे सपोर्टिंग सिस्टम भी बनने चाहिए। ये रेशियो क्या होगा मैम जिसमें लोग यहाँ आ रहे हैं और फिर वापस अपने घर चले जा रहे हैं? 1%। 1%, रेस्ट 99% यही रुक जाते हैं। कोई जाना नहीं चाहता। अच्छा, अभी पिछले दिनों ना एक केस हुआ था नोएडा में, उसके बाद DM सर के यहाँ से और मानव अधिकार आयोग की तरफ से भी हमारे यहाँ भी सर्वे हुआ है। उन्होंने, सर ने पूछा कि एक आंटी को कि आप घर जाना चाहती हैं जी, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। क्योंकि उनके साथ जो बीत चुका है ना, दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। कंधे से लाचार हैं, कपड़े अपने आप नहीं धो सकते हैं, इन बहू कहेगी आप ही को धोना है, मैं तो नहीं धोऊंगी। या उनको कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, उनको टाइम से नाश्ता मिल रहा है, उनको टाइम से उनका इलाज हो रहा है, तो वो जो कंफर्टेबल जोन यहाँ मिल रहा है उसको नहीं छोड़ के अपना। हाँ, शुरू में अगर आते हैं ना तो शुरू में तो बहुत परेशान होते हैं वो जी। शुरू के अगर आप महीने भर में पूछेंगे ना तो हर कोई जाना ही चाहता है, लेकिन जब यहाँ कंफर्टेबल हो जाते हैं फिर उसके बाद उनकी सहेलियाँ बन गई, उनको बातें करने के लिए लोग मिल रहे हैं, उनका रूटीन बन गया, फिर उसके बाद कोई घर नहीं जाना चाहता। कोई 1% ही होता है कि किसी को बहुत ही ज्यादा अपने बच्चों से प्यार है वो वापस तो हाँ किसी भी हालत में वो उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, अदरवाइज नहीं। बहुत बहुत ही कमाल का रेशियो ये भी आपने बताया मैम, कुछ नई चीजें सीखने को मिली हमें यार। अब जब मैं बात कर रहा हूँ बुजुर्गों की मैम, तो जैसे आपके पास इस आंगन में जब भी कोई नए बुजुर्ग आते हैं वो अपने साथ एक कहानी भी लाते हैं। डेफिनेटली आप उस चीज को भी समझने की कोशिश करते होंगे कि क्या हुआ, क्या ऐसे सिचुएशन हुए कि आपको यहाँ आना पड़ा हो। आई डोंट नो आप इसमें कंफर्टेबल फील करेंगे या नहीं, क्योंकि आपके पास तो अब मुझे लगता है सैकड़ों ऐसी कहानियां होंगी
जो आपने सुनी है और आपने उसको समझाने की और समझने की कोशिश की, उस कंडीशन में कोई ऐसी कहानी जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया हो, जिससे आप मेंटली आपको ऐसा लगा हो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई इस कहानी को सुन के? डिस्टर्ब तो नहीं हुई लेकिन इमोशनल तो हो ही जाते हैं। मेरे पास एक सुदर्शन शर्मा आंटी हैं, वो आई थी 2021 में आई थी जब मैंने शुरू किया था, उसके 3 महीने बाद ही आई थी। उनके बेटे का नाम सुनील शर्मा था, डीपीएस का स्टूडेंट था, पेट्रोलियम मिनिस्टर के पीए की वाइफ थी वो। उनके हस्बैंड को कैंसर हो गया था। ओके। तो कैंसर से पहले उनके हस्बैंड ने सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी थी कि एक ही बेटा है हमारा, देना तो इसी को है। लेकिन उसके बाद डेथ हो गई। डेथ के बाद उनकी बहू ने उनको उनकी सिस्टर के यहाँ भेज दिया। ये स्टोरी हमें पहले नहीं पता चली थी, जब वो 4 साल से हमारे पास रह गई, तो धीरे धीरे पता चला। तो जब वो अपनी बहन के यहाँ गई तो उसके पीछे से उनकी बहू ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। ओके। अशोक विहार में रहती थी, उनका अपना घर था अशोक विहार में। अगर कोई आपकी स्टोरी के थ्रू जानेगा तो मुझे लगता है उन लोगों की सच्चाई भी आसपास के लोगों को पता चलनी चाहिए, उन्होंने क्या किया उनके साथ। और उनकी प्रॉपर्टी बेच दी, बहू ने दूसरा घर ले लिया अपने नाम से और उनको लेने नहीं गए 6 महीने तक। फिर उनकी बहन ने उनकी बहू को, बेटे को सुनाया कि भैया आप लेके जाओ, लेके क्यों नहीं जा रहे हो। बेटा लेके आया, बहू ने घर में नहीं घुसने दिया। शायद लेके भी गया लेकिन बहुत ख़राब सिचुएशन थी घर में। वो उनको खाना नहीं देती थी, शाम को कहती थी बिस्किट और पानी के साथ वही खा के सो जाओ। बेटा चोरी छुपे ला के खिलाता पिलाता भी था माँ को। फिर वो परेशान हो गया तो उसने एक दिन कहा कि इनको छोड़ के आओ कहीं भी, छोड़ाओ इन्हें, मैं नहीं रखूँगी। तो लेके आया, जब मेरे पास लेके आया तो शायद वो बहुत ऐसा पल था कि शायद मैं भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई थी। मेरे लिए भी शुरू में तो बहुत इमोशनल होता था, अब थोड़ा सा पक्का हो गई हूँ मैं, क्योंकि अब तो इतनी सारी स्टोरीज देखिए। एक होता है ना कि जब हमें भी कुछ पता नहीं होता किसी भी चीज़ के बारे में, जब एकदम से नया कुछ होता है तो शॉकिंग होता है। तो वो लेके आया तो उनका बेटा रोने लगा कि मैं अपनी मम्मी को छोड़ के जाना चाहता हूँ और मैं आपको ना सपोर्ट भी करूँगा, मेरा बिजनेस है। और मुझे तब तक उनकी बैकग्राउंड नहीं पता थी, मैं पूछती भी नहीं हूँ। मैं किसी पेरेंट्स से या किसी भी सीनियर सिटीजन से उस टाइम कुछ नहीं पूछती हूँ, क्योंकि वो बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। हाँ, रीज़न जो भी बच्चे बताते हैं ठीक है कि घर में एडजस्ट नहीं हो रही है, हम उनकी जो भी वो कहते हैं ठीक है, आप छोड़ने आए हैं, आप छोड़ के जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट भी करूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप छोड़िए। उस टाइम मेरे पास एक ही फीमेल थी, दूसरी ये आई थी। बेटा थोड़ी देर बाद रोक के बोला कि मेरे को भी शायद मेरा बुढ़ापा भी आप ही के पास बीते, क्योंकि मैं एक ऐसा बेटा हूँ अपनी माँ को छोड़ के जा रहा हूँ और बुढ़ापा तो मेरा, मुझे भी यहीं आना है। सुनील नाम था। मैंने बोला कोई बात नहीं सुनील, आप परेशान मत होइए, मैं भी इनकी बेटी के जैसे हूँ, मैं रखूँगी जी। जब आंटी आई तो समझिए एक सूट में आई थी, उनके पास कपड़े भी नहीं थे, वो कपड़े भी नहीं लेके आया। उनके शायद कपड़े भी वहीं रह गए थे या क्या, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी थी उनकी। जब वो यहाँ आ गया 2 महीने तक तो वो मिलने आया। फिर मैं अगले दिन जाके, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, अगले दिन फिर मैं बाज़ार जाके उनके लिए कपड़े खरीद के लाई एक जोड़ी कि आप मतलब पहनो। मुझे टाइम भी नहीं था। इवन मैंने अपनी भाभी को ही बोला कि मीडियम साइज़ का एक कुर्ता सलवार 2 जोड़ी लेके रखना, मैं आके ले लूँगी। वो मैं लेके आई, उनको दिया। तो 2 महीने तक तो मिलने आया, 2 महीने के बाद उसने मिलना बंद कर दिया, आना बंद कर दिया। हमें समझ नहीं आया, हम फ़ोन कर रहे हैं तो फ़ोन नहीं उठा रहा। शायद उसको ये लग रहा था कि हम पैसे मांग रहे हैं, हमें भी ये लगा कि वो इसलिए कह रहे हैं कि हम पैसे मांग रहे हैं। नहीं आया। देखिए अब नहीं आया तो मेरे पास तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह के तो ये गए कि वो आएंगे लेकिन नहीं आए। 4 महीने के बाद उसका फ़ोन आया लैंडलाइन पर अपनी मदर से बात करने के लिए। तो मैं थी नहीं यहाँ पर। जब मैं स्कूल से, शायद मैं स्कूल गई थी या घर गई थी, जब मैं आई तो उन्होंने, आंटी रोने लगी। मैंने बोला क्या हुआ, कि आप मेरे बेटे को बचा लो, वो मार देगी उनको। मैंने कहा कौन मार देगी। तब उन्होंने स्टोरी बताई कि मेरी बहू जो है बहुत बुरी तरह से मेरे बेटे को भी मारती है और मेरे साथ ये व्यवहार करती थी, खाना नहीं देती थी और मेरे को कहती थी अपने कमरे में बैठो, इधर बाहर नहीं आना है, इस तरह की बातें। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई औरत किसी आदमी को कैसे मार सकती है। क्योंकि देखिए हमारे कल्चर में
जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जितना हमने देखा, तो मेल डोमिनेटिंग ही समाज है। अभी तक तो यही सुना कि मेल ही अत्याचार करते हैं, फीमेल तो दबके ही रहती है। लेकिन कोई फीमेल मेल को मार रही है, और अच्छा खासा लंबा चौड़ा लड़का, 6 फुट हाइट होगी उसकी, मतलब एज तो थी 45-46 होगी एज, लेकिन कैसे कोई मार सकती है? मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसको बुला लो। मैंने कहा अच्छा आप उसको बुलाओ यहाँ पर। इन्होंने फ़ोन किया, वो आया, और सचमुच उसकी जो हालत थी, सारे फेस पे, गर्दन पे उसको नाखूनों के निशान, और रोने लगा वो भी आके। मैंने बोला अच्छा सुनील आप पहले कंफर्टेबल हो जाओ, आप, मेरे पास रूम था खाली, मैंने बोला आप अपनी मम्मी के पास रहो 1-2 दिन, इनको भी थोड़ा सा सहारा मिलेगा, और जब कंफर्टेबल हो जाओ, अगर अगर आपके घर में ऐसा ही है तो आप एक कमरा किराए पे लो, और अपनी माँ को भी रखो और आप भी रहो। तो कहते हो कि वो भी वो रहने नहीं देगी, और मेरे 2 बच्चे हैं, उनके 2 बेटे, 1 बेटा 1 बेटी थी। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई एक औरत ऐसे कैसे मार सकती है आपको, आपके सारे? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी बेटा है, बेटी है, जब घर में लड़ाई होती है, अब्यूजिंग होती है, तो जब वो अटैक करती है तो मेरे ऊपर वो कर चुकी होती है, और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो बच्चे पकड़ लेते हैं। बच्चे पकड़ लेते हैं इन द सेंस कि वो लड़ाई को छुड़ाने का कोशिश, बच्चों का क्या होता है कि फीमेल के साथ तो सिंपैथी रहती है, वो छुड़ाने के चक्कर में पापा को पकड़ते होंगे, और वो उतनी देर में उनको अटैक करती थी। वो यहाँ 1 हफ्ते रहा, उसकी वाइफ को बुलाया गया, मैंने समझाया, समझा बुझा के घर भेजा, चले गए। लेकिन फिर 1 हफ्ते के बाद वो वापस आया, और वापस फिर बहुत ख़राब कंडीशन थी उनकी। तो मैंने बोला कि आप अपने ससुराल वालों को सबको बुलाओ और आप डिवोर्स दे दो। तो बोले कि डिवोर्स नहीं दे सकता, मेरी बेटी 20 साल की है, बेटा 21 साल का है, मेरे को बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है, तो मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकता। तो वो 3 दिन यहाँ रुका, फिर शायद कपड़े वपड़े भी नहीं थे उसके पास, जीआईपी गया, कपड़े खरीद के लाया अपने लिए, और शायद उस दिन वो शाम को आया, उसने अपनी मम्मी के साथ खाना खाया है और रूम में जाके सो गया। और रूम में सोया, सुबह मेरे पास नौकर का फ़ोन आया कि सुनील भैया दरवाज़ा नहीं खोल रहे। मुझे डर लगा उसने कुछ खा तो नहीं लिया, सुसाइड तो नहीं कर लिया। मैं बहुत परेशान हो गई, मैं रोने लगी। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस के सामने मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि मतलब मैं तो कुछ भलाई का काम कर रही हूँ, कुछ ऐसा ना हो कि उसने कुछ कर लिया हो तो मेरे ऊपर कोई बात आ जाए। तो पुलिस बहुत बहुत सपोर्टिव थी, उन्होंने कहा आप चिंता मत कीजिए, आपने तो उसकी मदर को रखा हुआ है, आप एक अच्छा काम कर रही हैं, और जब पोस्टमार्टम होगा तो उसमें सब पता चल जाएगा। यहीं से डेड बॉडी को, इसी बिल्डिंग से डेड बॉडी को ले जाया गया, और पुलिस वालों ने सिचुएशन देख के उसकी मदर को छुपा दिया अलग कमरे में कि उसकी वाइफ के सामने मत आने देना। मैं भी अलग हो गई, और उसने आते के साथ मेरे ऊपर अटैक किया कि मेरे हस्बैंड को क्या कर दिया, मार दिया। तो मैं तो चुप रही कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं कहीं थी नहीं, मैंने तो सिर्फ एक सपोर्ट करने की कोशिश की थी, एक परिवार को बचाने की। तो जब उनका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि उसको कार्डियक अटैक आ गया। शायद वो टेंशन इतनी थी उसके दिमाग पे, और उसकी डेथ हो गई। लेकिन उस टाइम आंटी को संभालना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। हम लोग सभी, जितने भी आंगन के पूरी फैमिली थी हमारी आंगन की, सभी लोग परेशान थे कि अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। मतलब उन लोगों ने ये किया कि उसके अंतिम संस्कार के लिए भी जब जाने लगे तो 3 दिन के बाद डेड बॉडी मिली पोस्टमार्टम के बाद, तो आंटी को लेके ही नहीं जा रहे थे। फिर मैंने यहाँ से अपने स्टाफ को भेजा, मैंने बोला कि कम से कम अंतिम दर्शन तो आंटी कर ले। और आप ये समझिए कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके यहाँ आए हैं, और उनको भी अटैक आ गया उसी रात को 12 बजे। और मेरे लिए तो इतना मुश्किल था, क्योंकि बस ये था कि मैं इनके साथ यहाँ रहती हूँ, तो जितनी भी हार्ट की प्रॉब्लम कुछ है रात को ही होती है। मैं रात को 12 बजे उनको लेके भागी, 39 हॉस्पिटल लेके गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वहाँ पे उन्होंने कहा कि उनका बीपी उस टाइम 203 था और उनको अटैक पड़ रहा था। उन्होंने कहा आप सफदरजंग ले जाइए। सफदरजंग ले आते तो कुछ भी हो सकता था। मेरे हस्बैंड का कैलाश हॉस्पिटल में इलाज हुआ, तो मुझे वही समझ आया कि मैं जल्दी से कैलाश में एडमिट कर दूँ उनको, और मैंने कैलाश में एडमिट किया उन्हें। वहाँ से उनकी रिकवरी भी हुई, आईसीयू में एडमिट किया। उनकी 3 आर्टरी ब्लॉक थी। डॉक्टर ने कहा 76 की एज है, इनकी ऑपरेशन कराना ठीक नहीं है, जब तक चल रही हैं आप ऐसे ही चलने दीजिए। इनका इलाज अभी भी चल रहा है वहीं से, और ठीक हुई। लोगों ने सपोर्ट किया,
उस टाइम मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि कहाँ से होगा, लेकिन जब मैंने एडमिट किया तो मैंने सोचा नहीं कि कहाँ से होगा, बस मैंने भगवान के भरोसे एडमिट कर लिया। लेकिन जो भी फैमिलीज थी, कुछ लोग हमारे पास आते थे, मैंने सबको मैसेज किए। उसी बीच इनके बेटे का एक दोस्त जुड़ा था, क्योंकि जब बेटे की डेथ हुई तो सबको पता चला कि आंटी यहाँ पे है। बिल्कुल, इवन इनकी बहू का भाई आया, उसने बताया कि वो लेडी ही ऐसी है, उसके भाई ने भी उससे रिश्ता तोड़ रखा है, शायद उसका भी घर तोड़वाने का उसने फिर। उन दोस्तों ने बताया, सुनील के दोस्त थे सतीश, 2-3 महीने तक उन्होंने आंटी की भी हेल्प की, हमें भी कुछ सपोर्ट किया। सुनील ने भी आंटी की बीमारी में पैसा दिया, और उसने, सतीश था नाम उसका, उसने भी किया। अजय था उनका एक दोस्त। वो लोग आए आंटी से मिलने के लिए। उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था कि हमारा बचपन इन्हीं के घर में बीता। डीपीएस की बस आती थी और आंटी नौकर को बोल देती थी कि बच्चे आने वाले हैं, खाना बना के रखना। इतनी अच्छी फैमिलीज के समय का पता नहीं है कि कब कहाँ क्या होगा। तो ये है, अभी भी आंटी मेरे पास है। मैं, सुनील जैसे कहता था कि आप मेरी दीदी हो, तो मुझे लगा आंटी भी यही कहते हैं कि जाने से पहले वो एक बेटी दे गया उनको। बिल्कुल। तो अच्छा लड़का था, बहुत माँ के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन ईश्वर को मंजूर कुछ और था। शायद वो इसीलिए 4 महीने पहले ही मेरे पास छोड़ के गया कि उसकी आयु इतनी थी। तो उनको एक घर दे गया, एक आंगन दे गया, जिसमें वो कंफर्टेबल हैं, आज खुश हैं, वो हर तरह से अच्छे से रहती हैं। तो ऐसी स्टोरीज होती हैं, बहुत लोगों की हैं। एक बाबा सिंह अंकल थे, वो आए थे, उनके साथ उनकी बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी। 99 ईयर के थे, 98 के थे जब मेरे पास आए, बिल्कुल बेड पे थे, बेड सोल हो रखे थे। उनके बेटे ने अपना पूरा करियर सेक्रीफाइस करके अपने फादर के लिए वो यूएस से छोड़ के यहाँ आ गया था सब कुछ। इन कोविड के टाइम में उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने अपने आप को ही ख़त्म करने की कोशिश की और शायद डिप्रेशन में आ गया। मदर उसकी डिमेंशिया पेशेंट थी और फादर बेड पे थे, इतनी एज थी, तो शायद वो झेल नहीं पाया उस सिचुएशन को, तो खुद ही डिप्रेशन में आ गया। तो ऐसी सिचुएशन आती है। अब ऐसी सिचुएशन में एक सपोर्टिंग सिस्टम होना चाहिए कि अगर इतने एज वाले माँ बाप हैं और नौकर मैनिपुलेट करते हैं, आप नौकर रख के सेवा नहीं करवा सकते। तो वो भी सिचुएशन थी। यहाँ आके अंकल रिकवर हुए, 1.5 साल हमारे पास रहे, चलने लगे थे, बेड सोल उनके रिकवर हो गए। उनकी बेटी ने कहा कि शायद ये डिसीजन हम पहले ले लेते तो हमारे भाई को भी डिप्रेशन नहीं होता जी। और बहुत अच्छे से वो गए। 1.5 साल के बाद उनकी डेथ हुई। 99 प्लस थे वो। तो एक एज में तो सब कुछ आना ही है, लेकिन ये लगता है कि अंतिम पलों को भी अगर हम सुखद बना सकें, बिल्कुल, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाए, और क्या चाहिए। क्योंकि मेरे फादर कहते थे, मेरी मदर का भी यही कहना है कि आशीर्वाद किसी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, दुआएं किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती हैं। दुआएं तो जब दिल से निकलती हैं तो वही दुआएं लगती हैं। बिल्कुल सही बात है। आज मेरे हस्बैंड भी रिकवरी में हैं, जितनी भी रिकवरी में, अपने आप तो नहीं वो सब कुछ कर पाते, लेकिन जितनी भी हैं मेरे साथ हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, सब आंटी उनके लिए प्रेयर करती हैं। एक परिवार बन गया है मेरा, जिनको मेरी केयर होती है। अगर मैं उनकी केयर करती हूँ तो आप ये सोचिए कि मैं एक अकेली हूँ और 54 लोग हैं, 21 काम करने वाले हैं यहाँ पर, तो 75 लोगों का परिवार है हमारा। हमारे काम करने वालों में कुछ सिंगल मदर भी हैं, मैंने उनके बच्चे अडॉप्ट किए, उनकी पढ़ाई अडॉप्ट की है, उनको मैं ही पढ़ाती हूँ। ओके। यहाँ रहते हैं 4 बच्चे अभी यहाँ सीनियर सिटीजन्स के साथ रहते हैं, तो उनको भी एक फैमिली का बिल्कुल एटमॉस्फेयर लगता है। एक हमारी केयर टेकर थी, उसकी शादी हमने अपने स्टाफ के साथ कराई। उसका छोटा सा बेटा है 1 साल का, आंटी अंकल उसके साथ खेलते हैं, तो उनको पोते पोती का एहसास होता है। तो एक परिवार के जैसा मतलब फील, इनको ऐसा नहीं लगता कि वो घर से कहीं बाहर। बिल्कुल। और जब से मैंने ये शुरू किया तो शायद मेरे बच्चे भी, मैंने कोई त्योहार अपने घर में तो मनाया ही नहीं होगा, मेरे बच्चे भी यहीं आते हैं, हम इन्हीं के साथ हर त्योहार मनाते हैं। आपको, आपने जैसा नाम दिया है आंगन, मुझे लगता है बिल्कुल आपने वो माहौल भी दे रखा है यहाँ पे कि हर पर्सन, हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ यहाँ पे फील कर रहे हैं। बिल्कुल परिवार वाला माहौल आपने दिया हुआ है। मैम, आपने भी पूरी जो बात की, इस बात में एक ऐसा टॉपिक आया जो आपने बताया, लास्ट मोमेंट, अंतिम यात्रा, या जो लास्ट का टाइम है, उस टाइम पे आंगन में रहने वाले जितने भी बुजुर्ग हैं, क्या इनके अंतिम यात्रा में या अंत समय पे क्या इनके परिवार वापस आते हैं इन्हें ले जाने? मोस्टली तो अंतिम यात्रा में आ ही जाते हैं, क्योंकि समाज को बताना है ना जी।
1-2% अब जैसे सुदर्शन आंटी जब जाएंगी तो वो आज अपने पोते के लिए तरसती हैं कि पोता अगर मेरा कहीं है तो मुझसे एक बार आके मिल ले, लेकिन नहीं आता, फ़ोन भी नहीं उठाता, हमें पता ही नहीं है कहाँ है वो, तो हम कहाँ से ला के दें। कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी, अंकल लोग हैं, सूर्य अंकल हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट किया हुआ है। धवन अंकल हैं, उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट किया हुआ है। धवन अंकल का कहूँ तो पैरालिटिक पेशेंट हैं, रात के 1:30 बजे घर से निकले थे, बेटी और वाइफ है, लेकिन नहीं रखना चाहते। इवन उनसे रिक्वेस्ट करो कि बर्थडे पे तो आप आ जाओ, नहीं आते हैं, नहीं करते। उनकी एक बहन है क्योंकि खुद सीनियर सिटीज़न है, वो इनको सपोर्ट करती है, आती हैं मिलने, और अच्छी खासे पढ़े लिखे अच्छी बैकग्राउंड से हैं। अब उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। जब मैं ये काम शुरू करने से पहले मुझे ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वाइफ के रहते हुए एक हस्बैंड बिल्कुल ओल्ड एज होम में रह सकते हैं। तो बच्चों का तो क्या कहेंगे? अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में ही वो लगाव नहीं है कि जब तक पति कमा रहा था तब तक अपना था, आज वो कमा नहीं सकते हैं, तो वो बस एक ही रीज़न मुझे समझ आता है कि किसी को भी अपनी लाइफ में ना इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। वाइफ है, पैरालिटिक पेशेंट है, अब हस्बैंड तो हस्बैंड ही है, वो पूछेंगे भी कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितनी देर क्यों हो गई, तो वो जो इंटरफेरेंस है ना वो शायद कहीं ना कहीं पसंद नहीं है, तो उनको घर से निकाल देना। साइंटिस्ट आए मेरे पास एक, और RML हॉस्पिटल पूरा उनके अंडर था। अच्छा, उनकी वाइफ, उनकी 2 बेटियां, नहीं रखा घर में। लेकिन एक राकेश अंकल थे, उनकी वाइफ को मैंने इतना कहा कि आप लेके जाओ, नहीं आप मिलने तो आ जाओ, हॉस्पिटल में से मिलने तो आ जाओ। मिलने की तो बात दूर, लेकिन जब डेथ हो गई, डेथ के बाद वो ले गए, तब वहाँ पे समाज को भी दिखाना है बिल्कुल कि अब इनकी डेथ हो गई है, अब हम अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं हो कहाँ है, तो समाज में अपना नाम खराब ना हो, बिल्कुल उसके लिए आ जाते हैं। तो कुछ तो मजबूरी होती है, कुछ मजबूरियां बना ली जाती हैं। मुझे लगता है अगर एक मैं औरत होके संभाल सकती हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, मेरा ये 54 लोगों का परिवार है, मेरे दोनों बच्चे हैं, बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं माना, लेकिन इंसान की विलिंग तो खुद की होती है ना। बिल्कुल अगर हम ही नहीं चाहेंगे किसी के लिए करना, तो तब कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान भी तभी खड़ा होता है जब हम खुद की मदद करना चाहें। मुझे लगता है कि एक जो परिस्थितियां आती है ना, वो इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। परिस्थिति में एक इंसान होता है कि सारा टाइम रोएगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा क्या किया था। लेकिन उस परिस्थिति को अगर समझा जाए तो शायद भगवान आपसे कुछ करवाना चाहता है। बिल्कुल मैंने अपनी इस सिचुएशन को ऐसे समझा कि शायद भगवान मेरे हाथ से ये करवाना चाहता था, इसलिए ये परिस्थितियां बनी। शायद इन लोगों से कहीं ना कहीं मेरा सोल कनेक्शन तो है, एग्जैक्टली, तभी ये मेरे पास है। कोई कहाँ से आया मुझे तो पता नहीं था, किसका क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता था। आज वो मेरी डांट भी सुन लेते हैं और मैं उनको उनके अकॉर्डिंग सब कुछ समझ पाती हूँ। उनको अगर शुगर नहीं खानी है तो शायद वो अपने बच्चों की बात ना माने कि चीनी नहीं खानी है, लेकिन अगर मैं डांटूंगी चीनी नहीं खानी, नहीं खाएंगे। हमारे यहाँ श्रीवास्तव अंकल है, अब उनको डांटेंगे ना, हाँ अभी आप देखना खाएंगे, खाना उनकी हमेशा आदत है, प्लेट में खाना छोड़ेंगे। मैं अगर आपने नहीं खाया ना तो फिर आप देखना, फिर मुस्कुरा देंगे, फिर जब तक मैं सामने खड़ी रहूंगी पूरी प्लेट तब खत्म करके हटेंगी। तो उनको नहाने के लिए भी जिद करना पड़ता है, अंकल आज आप नहीं नहाए ना, आपके ऊपर पानी डाल दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आए डिप्रेशन के, एक रीटा जी हैं, बिल्कुल डिप्रेशन, नहाना ही नहीं चाहती थी, और उनको लिटरली मैंने पार्क में खड़े होके पाइप से पानी डाला कि अगर आप नहीं नहाओगे तो मैं ऐसे गीला कर दूंगी आपको। आज वो सबसे पहले नहाती हैं। अभी उनकी रिकवरी आप देखना कि वो कैसी थी और अब क्या है। उनके परिवार उनको कुछ समझ नहीं पाता कि मतलब उनकी सिस्टर्स हैं, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी 3 महीने बाद ही शायद शादी के, और उनका एक बेटा हुआ था, तो वो बहनों ने ही पाला, बहनों ने उनके लिए किया। तब बहनें अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो अब उनको कौन देखे। तो लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। शुरू में जब वो आई थी तो मुझे ही डर लग रहा था उनसे, वो कहीं मेरे ऊपर ही ना अटैक कर दें, ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है।
अब वो अपनी फीलिंग्स को लेटर में लिख लिख के मुझे देती हैं। अरे वाह। पूरे दिन में 4 बार आई लव यू लिखेंगी तो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो वो सब मैंने संभाल के रखे हैं, मतलब उनकी फीलिंग्स हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी तरह के लोग हैं। मैम, रिश्तों की डोर कहीं ना कहीं तो कमजोर होती जा रही है बदलते जमाने के हिसाब से, बट आपने बहुत अच्छा एक संभाला है, बहुत से लोगों को संभाला है, बहुत से रिश्तों को संभाला है। मैं एक चीज समझना चाहूंगा यहाँ पे कि रिश्तों की डोर कहाँ कमजोर हो रही है? क्या मिडिल क्लास में, अपर मिडिल क्लास में, या लोअर मिडिल क्लास में? आपके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कहाँ कमजोर, सबसे ज्यादा कहाँ पे जरूरत है और रिश्तों को थोड़ा सिंचाई करने की? देखिए, लोअर वाले तो ना अपनी परिस्थितियों से ही जूझते रहते हैं। वो शायद तोड़ना नहीं चाहते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं। वहाँ रिश्तों की डोर बहुत मजबूत है। एक माँ है चाहे बेटा है, किसी भी सिचुएशन में माँ मजदूरी करके भी बेटे का घर चला रही है और बेटा भी माँ को नहीं छोड़ रहा है। लेकिन जहाँ कमजोर है ना, मुझे लगता है मिडिल क्लास में, अपर क्लास के लिए तो जरूरत ही नहीं है। अपर क्लास क्या है कि वो सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं। देखिए, अगर उनके सीनियर सिटीजन है, उनके पास इतना पैसा है, वो अपना बुढ़ापा अच्छे से काट लेते हैं। बिल्कुल। जहाँ नहीं आते जो बड़ी बड़ी स्टोरीज आते हैं कि रेमंड्स के मालिक ने ये हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी एक ओल्ड एज होम में कहीं ना कहीं कुछ दे के रह सकते हैं, उतना है। लेकिन जो मिडिल क्लास है, सबसे ज्यादा परेशानियां वही हैं। मिडिल क्लास में क्या है कि वो ना होड़ में लगा हुआ है, और उस दौड़ में जो वो लोअर क्लास के साथ रहना नहीं चाहता, अपने आप को मिडिल क्लास बनाना नहीं चाहता, अपर मिडिल क्लास बनने की कोशिश करता है, और अपने से ऊपर वालों को देख के कहीं ना कहीं वो जो खींच रहा है ना अपने आप को, तो किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा खींचोगे तो टूटेगी। अब हर लेडी क्या चाहती है कि सास अगर घर में है तो ताला नहीं लगा सकती, उसको किटी पार्टी में भी जाना है, फ्रेंड्स के साथ भी चलना है। और आजकल जो 50+ वाला वो जो कॉन्सेप्ट रील और ये है ना, कि सहेलियों में भी जाना है, घूमने भी जाना है, अपनी जिंदगी को जीना है। वो जो अपनी जिंदगी जीने वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जी तो पहले भी रहे थे लोग, जी नहीं रहे थे क्या? लेकिन अपनी जिंदगी जीना है, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, अपनी जिंदगी जियो लेकिन सबको छोड़ के मत जियो। वो खींचतान जो है, और कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत बड़ा रीजन है। मोस्टली लोगों का फॉरेन की तरफ अट्रैक्शन है कि बच्चों को विदेश में पढ़ा दें, बच्चों को विदेश भेज दें। तो जब विदेश भेजेंगे और विदेशी कल्चर उनके अंदर समाहित होगा, तो आप समझिए कि हमारे देश का कल्चर तो नहीं है। हमारे देश का कल्चर तो ये है कि एक कमरे के घर में 4 लोग भी पल जाते। बिल्कुल। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे फादर एक सर्विस क्लास व्यक्ति थे, और 4 बहन भाई हम घर में थे। लेकिन कोई भी प्रोग्राम अगर घर में होता था, कोई भी पूजा पाठ होती थी, तो हमारी बुआ 1 हफ्ते पहले आ जाती थी कि पहले बुआ को बुलाना है, ताई को बुलाना है, क्योंकि वो बड़े हैं, वो सब पूजा पाठ के तरीके बताएंगे, वो आएंगे तो तब पूजा पाठ शुरू होगी। क्योंकि हमने वो कल्चर देखा, इसलिए हमारे बच्चे वो कल्चर देख रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि ना तो बुआ है, ना चाची है, ना ताई है, एक ही बच्चा है। अभी आने वाला टाइम तो और खराब आने वाला है। अभी तक तो फिर भी 2 बहन भाई तो थे, एक बुआ या चाचा या तब कोई तो होता था, लेकिन उनके रिश्तों में इतनी खटास है कि वो कहीं ना कहीं आगे भागने की दौड़ में सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं। पहले कहते थे 1 से 2 भाई होने बहुत जरूरी है। बिल्कुल। उसका रीजन क्या था, आप बताइए कि 2 भाई क्यों चाहते थे लोग? कि कम से कम एक गरीब है, एक अमीर है, तो दूसरा एक दूसरे का सहारा बन सके, या किसी को कोई तकलीफ है तो वो उसकी तकलीफ में खड़ा हो सके। बिल्कुल। एक भाई पूरे परिवार को पाल देता था। आप ये देखिए, 4-4 बहनें होती थी, और भाई बड़ा होता था तो चारों बहनों की शादी करता था। कहीं ना कहीं वो जो रिश्ता बनता था उन बहनों को, वो भाई का जो एक फादर होने वाला जो रिलेशन था, वो कहीं ना कहीं जोड़ता था ना आपस में, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। आज तो रिस्पेक्ट ही खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो आगे बढ़ने की होड़ है, इसमें रिश्ते पीछे छूट। और लड़कियां पढ़ रही हैं, ये भी बहुत बड़ा रीजन है। लड़कियां पढ़ रही हैं, सब जगह लिखा हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटा भी तो पढ़ाना बहुत जरूरी है। बेटी भी पढ़ाओ, बेटा भी पढ़ाओ, और बेटी को संस्कार भी दो, क्योंकि एक औरत जननी है और मेल कहीं जननी की बराबरी नहीं कर सकता।
और एक फीमेल के हाथ में ना 2 घरों की इज्जत होती है, 2 घरों को बनाना होता है। उसको अगर बच्चों को संस्कार देना है तो वो भी फीमेल के में ही आता है कि अपने बच्चों को भी देखना है, उसको अपनी सास को भी देखना है, अपने परिवार को भी देखना है, और अगर सिंगल डॉटर है तो अपने माँ को भी देखना है। एक फीमेल ही इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकती है। मेल आप कितने भी समझदार होंगे, लेकिन वो शायद फ्रस्ट्रेशन उनको आ जाएगी, लेकिन एक फीमेल को अपने 4 बच्चे पालने में कभी भी नहीं आती है। 2 भी पालते हैं, 4 भी पालते हैं। तो लड़कियों को ये शिक्षा देने की जरूरत है कि आप कितने भी पढ़ लिख जाए, लेकिन जब तक अगर आप अपना घर नहीं चला पाएंगे तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। आप कम कमा लेंगे, दैट इज फाइन, कि आपने कम कमाया, कम पैसे में भी गृहस्थी बहुत सुंदर चलती है। आप लग्जरीज को तो कितना भी बढ़ा लो, उन्हीं को हम कम कर सकते हैं, लेकिन संस्कारों को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। संस्कार तो आपको घर से ही मिलेंगे, किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में संस्कार नहीं मिलेंगे। अगर मेल 2 हस्बैंड वाइफ है, अगर वो अपने घर में प्यार से रहेंगे, वो अपने पेरेंट्स की केयर कर रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं वो रिस्पेक्ट, तो बच्चे भी जरूर करेंगे। और अगर आपने ही नहीं दी तो फिर आपको मिलेगी भी नहीं। ये तो गिव एंड टेक है, क्योंकि बच्चे जो माहौल देखेंगे वो ही अडॉप्ट करेंगे। मैम, आपने यहाँ पे एक बात करी कि आज के टाइम पे माँ बाप बच्चों को बहुत आगे सक्सेसफुल देखना चाह रहे हैं। इस तरीके में वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को आउट ऑफ इंडिया भी भेजने की एक होड़ चल रही है हमारे इंडिया में कि हमारा बेटा यूएस चला जाए, यूके चला जाए, या फिर कहीं बाहर जाके पढ़ाई कर ले, और कहीं ना कहीं फिर वो जो कल्चर है वहाँ का वो उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। क्या आंगन में ऐसे भी कोई बुजुर्ग या ऐसे भी माँ बाप आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी दौलत लुटा दी बच्चों पे पढ़ाने में, और बच्चे बाहर गए, उन्होंने माँ बाप को ही छोड़ दिया? बिल्कुल, ऐसे भी केसेस हैं? बहुत सारे केस ऐसे हैं। एक हमारे पास अंकल थे, उनका बेटा यूके में रहता था, और मुझे नहीं पता था कि उनका बेटा यूके में। तो जब उनकी एक बहू छोड़ने आई जो कि विडो थी, तो जब वो यहाँ छोड़ने आई तो उसने ये बोला कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है और मेरा एक बेटा है, और मैं ससुर मेरे मतलब डायपर पे हैं, मैं कर नहीं सकती हूँ, केयर टेकर रख नहीं सकती, और मैं बेटे को पढ़ाऊँ यहाँ। तो एक विडो लेडी का मैं बात सुन के भी लगता है कि ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे। मैंने उनको रख लिया, और सहगल अंकल नाम था, यशराज सहगल, देवराज सहगल। तो उनका वो यहाँ आए, उसके बाद वो बीमार पड़ गए 6 महीने के बाद, 6-7-8 महीने रहे, बीमार पड़ गए। जब वो बीमार पड़े तो उनकी बहू को बोला गया, तो उन्होंने कहा कि इनका बेटा एक यहाँ रोहिणी में भी रहता है, वो सीए, आप उससे बात करो। तब मुझे पता चला उनका एक बेटा सीए है। मैंने उसको फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि मेरे से इनका कोई रिश्ता नहीं है, इनका बेटा यूके में रहता है, उससे बात करूँ। तब पता चला एक बेटा यूके में भी रहता है। मैंने बोला मेरे पास तो नंबर नहीं है। फिर मैंने उनकी बहू को बोला, तो उसने बोला कि हाँ, वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो बोली कि मैंने उनको फ़ोन कर दिया, वो आएंगे। मैंने बोला आपने तो नहीं बताया, कि कोई पूछता ही नहीं है तो बताती क्या। वो आया उनका बेटा, और हॉस्पिटल में हमने एडमिट करा दिया। उन्होंने कहा रोहिणी में कोई हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट कराना है। हमने यहाँ से भेज दिया अपनी गाड़ी से, एडमिट रहे। तो जो हमारा केयर टेकर था उसने बताया कि इनका बेटा आया हुआ है। फिर मैंने उनसे बात की, तो वो जब यहाँ छोड़ने आया वापस उनकी रिकवरी के बाद, तो ऑडी कार में आया, अच्छा खासा गोल्ड पहना हुआ उसने। हम भी देख के हैरान कि भी यूके में भी आता, अच्छी पोजीशन पे बिजनेस था, शायद उसका कोई स्टोर था। तो तब मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो आप, मैं सहगल अंकल को ऐसे नहीं रखूँगी, आप संपन्न हैं और आप करने लायक हैं, तो आप उनके लिए कुछ भी हमें चार्जेस दीजिए, क्योंकि हम इस संस्था को चलाएं कैसे। हमारे पास ना तो उस टाइम फंडिंग थी, ना हमारे पास कोई मेडिकल सपोर्ट था, ना हमारे पास कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट थी। बिल्कुल, मैं तो भावनाओं के साथ चला रही हूँ, तो कितने दिन चला पाएंगे। जो करने लायक है वो तो करें। उसने बोला कि ठीक है, मैं 25,000 रुपये आपको महीने दे दूंगा। मैंने बोला 25,000 में तो केयर टेकर भी हम रखेंगे ना इनका, तो उनके डायपर का 5,000 रुपये महीना खर्चा आता है, एक पूरा बॉक्स लगता है। और अगर हम नॉर्मल वैसे ही कोई सर्वेंट भी रखते हैं तो वो भी 18-20,000 रुपये सैलरी लेता है, अगर डायपर बदलने वाला रखते हैं तो बोला कि नहीं नहीं, मैं इतने दूंगा। मैंने बोला आप 35,000 दीजिए। तो बोला ठीक है, मैं दे दूंगा। छोड़ के चला गया।
वहाँ जाने के बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर एक बार 25,000 डाले उसने अकाउंट में। फिर मैंने इनकी बेटी को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे तो नहीं चलेगा, इनके लिए केयर टेकर रखा है हमने, उसी को 22,500 रुपये सैलरी लेते हैं, 750 रुपये पर डे 24/7, और वो इतनी अब्यूजिंग उनकी लैंग्वेज है ना। और जो काम बेचारे काम करते हैं उनको भी साइकेट्रिक प्रॉब्लम तो थी, उनको भी उगाली देते हैं, फिर भी हम रख रहे हैं किसी भी तरह से। तो आप पैसे इनके बढ़ाइए। अच्छा मैं भाई को फ़ोन कर दूँगी, और भाई फ़ोन ही नहीं उठाता था मेरे पास। वो 1 साल रहे, 1 साल उनकी तरफ से कोई अमाउंट नहीं आया। बीच में जब ज़्यादा प्रेशर करो तो कहीं एक बार उनकी बेटी जो है 25,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देती थी, फिर 3-4 महीने के लिए गायब। जब 1 साल हो गया, मैंने उनके बीच वाले बेटे को फ़ोन किया, तो उसने उनके मामा मामी का नंबर दिया। मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसे ऐसे कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पे छोड़ा हुआ है। मैंने बोला बिल्कुल, तो आप मिलने आइए। वो ना लेके जाते हैं ना वो कुछ पे इनके लिए अमाउंट देते हैं। और ऐसे जब हम उनको बेचारों को थोड़ी दुखी कर सकते हैं, उनका तो हमें सब कुछ करना ही है जब हमारे पास है। और मैंने कहा मैं ऐसा तो नहीं कर सकती कि मैं उनको सड़क पे छोड़ दूँ, या वो रहने लगी। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा मैं कैब में बैठा के आपके एड्रेस पे मैं छुड़वा दूंगी इनको, अगर आप नहीं आई तो उसने कहा नहीं नहीं, मेरे बेटे का बर्थडे है, हम लेने आएंगे। और वो लेने आए, तो मैंने बोला कि पैसे आप दीजिए। तो बोले हमने यहाँ पे कोई कैदी बना के थोड़ी रखा है इनको, हम ये वापस आएंगे तो हम पैसे भी दे देंगे, अभी मेरे बेटे का बर्थडे है तो ले जाने दीजिए। मैंने कहा ठीक है, चले गए। उसके बाद वो यहाँ से ले जाके शायद किसी और ओल्ड एज होम में रखा या कहाँ रखा। उसके बाद 2 महीने के बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई, या ले जाके मार दिया, भगवान ही जाने क्या किया। तो ऐसे भी केस हैं। एक आंटी यहाँ पे आई थी, उनकी बेटी, उनको बीपी शुगर नहीं है लेकिन शुगर की मेडिसिन देखी जा रही है। तो बाद में जब हमने नोट किया तो फिर उनको बोला कि भाई ऐसे, तो फिर वो लेके चले गए। अब पता नहीं भगवान जाने उन्होंने भी उनका क्या किया होगा। तो सब तरह के केस आते हैं, बहुत सारे तो मारने के लिए आते हैं कि किसी भी तरह से मर जाए तो हमारी जान छूटे। लेकिन ऐसे केस ना बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। वो मुश्किल से मुझे लगता है पूरी दुनिया में 10% ही ऐसे, ज़्यादातर लोगों की मजबूरी होती है। बिल्कुल ऐसे 10% ही होते हैं। और विदेशों में जाने वाले तो मैंने देखा कि लोग कहते हैं विदेश में जाके पैसा कमाते हैं, वो विदेश में जाके दिल शायद और छोटा हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ की करेंसी को यहाँ की करेंसी से जी बिल्कुल की बराबरी करते हैं। कि बहुत यहाँ ज़्यादा। अच्छा 25,000 देना पड़ेगा, उनको 25,000 बहुत बड़ा अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट लगता है ना। लेकिन ये नहीं पता कि जो कर रहा है उसको पता है कि एक आदमी के केयर के लिए अब हमने 22 केयर टेकर रखे हैं यहाँ पे। अब तो चलो कुछ कंपनीज का हमें सपोर्ट मिल रहा है। कोरो हेल्थ है, उनका थैंक्स करूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से। कोरो हेल्थ ने 13 लोगों को अडॉप्ट किया है। और अमित मेहरा फाउंडेशन है, उनके फाउंडर हैं मिस्टर अमित मेहरा, जैसे मौली मेहरा, वो सब इनका मेडिकल एक्सपेंस हमें सपोर्ट करते हैं बाकी 13 के बाद। तो अब तो सपोर्ट हमारे पास थोड़ा बहुत आता है, लेकिन चैलेंज है कि हमारे पास अपनी जगह ना होने के कारण रेंट का बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास से चला। तो अभी भी एक बर्डन। मनीषा जी मुझे एक बात बताइए, समाज की इतनी गंदी सच्चाई जो शायद हम जैसे आम आदमी तक तो पहुंच भी नहीं रही है, बट आप हर दिन उससे देख भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, उसे संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आपने उन्हें एक आंगन भी दिया है। समाज का ये रूप देख के आपको समाज से, मैं कह सकता हूँ, क्या प्रॉब्लम नहीं हो रही? प्रॉब्लम है, हमें ना रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा जी। हमें इसके लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि शायद हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में जाके मैसेज देना पड़ेगा कि समाज में क्या हो रहा है। बिल्कुल। असलियत में ये जो सीनियर सिटीजन है ये बताते नहीं है। कहीं ना कहीं समाज का डर है, कहीं ना कहीं इज्जत का डर है कि बच्चों की इज्जत चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन लोगों को ना सच्चाई पता नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज है ना, उनकी सच्चाई नहीं पता। बहुत बड़े बड़े घरों में भी ना बहुत लोग परेशान हैं। वहाँ समझना पड़ेगा, वहाँ सीनियर सिटीजन को भी समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं बच्चे ही गलत है, वहाँ सीनियर सिटीजन को भी ये समझना पड़ेगा कि जो चैलेंजेस हैं उनके बच्चों के पास, वो उसको कैसे फेस कर रहे हैं, उनको अपने परिवार में कैसे एडजस्ट करना है। अगर हम कहें कि जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था, जो हमारा टाइम था, जैसी हमारी सासू माँ थी, जो हमारे पेरेंट्स ने झेला, जो हमने झेला, वो हमारे बच्चे भी झेले, ऐसा नहीं है। देखिए अभी समाज बदल चुका है। आज पढ़े लिखे सास ससुर भी सब पढ़े लिखे। अगर कहें
कि जो 50s की एज में चल रहे हैं, 55-60, वो सभी सास ससुर बनने के कगार में या बन चुके हैं। तो शायद हमारी एज ग्रुप को तो ये पता है कि चेंज करना है और चेंज हो भी रहे हैं, लेकिन बच्चों को कहाँ चेंज करने की जरूरत है, लड़कियों को कहाँ शिक्षा देने की जरूरत है। सचमुच में मैं कहूँगी कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लेकिन संस्कारी नहीं बना रहे हैं। ये हमें जरूरत है कि हमारी बेटी जब बड़ी होती है तो उसको ये बताने की जरूरत है। अब लोगों को क्या लगता है ना कि बेटी है दूसरे घर चली जाएगी, बेटी है दूसरे घर चली जाएगी, तो उसको इतना पैम्परिंग, उसकी हर जिद पूरी करना, उसकी इच्छाओं को पूरा करना, और जहाँ उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी, जहाँ उसकी जो भी वो चाहती है वो पूरी नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं सोनम और राजा जैसे केस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल। सिर्फ यही एक रीजन है कि जहाँ उनको, पढ़ी लिखी तो वो भी लड़की थी ना, वो उस लड़के का क्या दोष था। बिल्कुल। तो अगर माँ बाप समझ लेते कि ठीक है, अच्छा या बुरा वो उसी का डिसीजन है ना, जहाँ वो शादी करना चाहती है कर दो, या तो आपने शुरू से वैसा ही उसका पालन पोषण किया होता। हमारे समाज में कहा जाता है कि एक वृक्ष को पालना, एक बेटी को पालना बहुत आसान नहीं है। बिल्कुल। बेटी को पालना मतलब आपको एक संस्कारवान बेटी बनाना, और लड़के को भी पालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि लड़के को भी वो वैल्यूज फैमिली की समझानी पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, लड़की 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 तो करते हैं, अगर पिता ना हो तो लड़की को माँ कहलाने का कौन दिलाएगा? बिल्कुल। बच्चों के पिता कहलाने का हक कौन दिलाएगा? मेरे यहाँ गोयल अंकल हैं, अंगनपाल गोयल जी, उनके 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर हैं। जब तक वो कमा रहे थे तो वो घर के बहुत अच्छे समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, परिवार के लिए बहुत वैल्यूबल थे। लेकिन जहाँ उनके बिजनेस में लॉस आया, जहाँ उनका सब कुछ खत्म हो गया, उन्होंने अपनी वाइफ के नाम मकान खरीदा, वहाँ उनकी वाइफ ने और बेटों ने उनको घर से निकाल दिया। घर से निकाला, मेरे पास आए, बहुत सारे ओल्ड एज होम में रह के आए हैं वो। जब मेरे पास आए तो मेरे यहाँ आने के 15 दिन बाद ही वो बीमार हो गए। उनको मैंने एडमिट किया तो यथार्थ हॉस्पिटल में पहले एडमिट किया। यथार्थ हॉस्पिटल में वो 3-4 दिन रहे, शायद 1 हफ्ता। वहाँ पे बिल बहुत ज़्यादा बन रहा था। फिर उन्होंने बोला कि इनको डायलिसिस की जरूरत है। मैंने डायलिसिस भी करवाया। फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था, परिवार में कोई था नहीं। फिर मुझे किसी ने बोला कि आप 39 हॉस्पिटल में, हमने वहाँ से बात की, वहाँ पे जो उनकी वो थे चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे बात की, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। मैंने वहाँ एडमिट कराया, वो वेंटिलेटर पे थे बिल्कुल, और डॉक्टर ने कह दिया था कि कुछ भी हो सकता है। उनका हीमोग्लोबिन सिर्फ 4 रह गया था। आप सोच, तो हमारे पास ना रॉबिन हुड आर्मी के बच्चे आते हैं। हमने उन बच्चों को बोला, आप ये समझिए, एक बच्चा रोज मेरे पास तैयार रहता था ब्लड देने के लिए। 16 बॉटल ब्लड उन बच्चों ने लिया, तब उनका हीमोग्लोबिन कहीं जाके ऊपर आया। लेकिन तब तक उनकी हालत जब तक खराब थी, तो मैंने उनके आधार कार्ड में उनका एड्रेस देखा, तो वो शादरे का एड्रेस था। ओके। तो मुझे लगा कि इनकी फैमिली से जाके मिलना चाहिए। मैं गई, उस टाइम शैलेंद्र पांडे जी मेरे पास आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, और न्यूज़ नेशंस हैं, उन्होंने वो स्टोरी कवर भी की अपने। एक वृद्धाश्रम सीरीज बनाई थी उन्होंने, वो स्टोरी पूरी कवर की। तो उन्होंने कहा, मनीषा जी, मैं दूसरा पार्ट भी कवर करना चाहता हूँ कि ये घर से निकाले क्यों गए, वो दूसरा पार्ट भी मैं कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को ना दोनों रूप पता चलने चाहिए। मैंने बोला चलो, हम उनके साथ गए, उनके घर में नॉक किया। पहले हमने आस पड़ोस के लोगों से उनका व्यवहार जाना कि अगनपाल गोयल जी कैसे व्यक्ति हैं, क्या है उनका। सब लोगों ने अच्छा बताया कि नहीं, सब कुछ ठीक था। और उनकी वाइफ का जो भी उन्होंने बताया कि कोई पॉलिटिकल वो है, उनके पास बहुत आती जाती हैं, और जो भी वहाँ सारा टाइम वहीं बीतता है। हमें किसी के फैमिली मैटर से कुछ लेना देना नहीं था। हमें बस इतना था कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो कम से कम उनका अंतिम संस्कार उनके घर, उनके बच्चों के थ्रू। बिल्कुल। तो मैंने उनकी वाइफ को बुलाया, तो आई वो नीचे। मैंने कहा, आप अंगनपाल गोयल जी की वाइफ है? मैंने कहने लगी हाँ। तो मैंने कहा, ऐसे से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और अगर उनकी डेथ हो गई या कुछ, आप एक बार मिल लीजिए उनसे। कि हम नहीं मिलेंगे, हमने उनको डिसऑन कर दिया है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, और हम नहीं मिलेंगे। उनके बेटे भी खड़े थे साथ में। तो मैंने बोला कि डिसऑन कर दिया ठीक है, लेकिन हैं तो आप ही के हस्बैंड ना, आप अगर उनकी, चलिए आप मिलने मत आइए,
उनकी डेथ अगर हो गई तो हम उनकी डेड बॉडी यहाँ ले आएंगे, आप उनका अंतिम संस्कार कर दीजिएगा, बेटे कर देंगे। तो बोले नहीं हम नहीं करेंगे। तो उनकी वाइफ बोली नहीं हमारे लिए वो मर गए, हमारा कोई मतलब नहीं, आप जला देना। मुझे गुस्सा आया। तो मैंने बोला फिर आपने ये सिंदूर और बिंदी और ये सब क्यों किया हुआ है? भाई आपके हस्बैंड है ना, जिंदा है, इसीलिए हमारे तो हिंदू समाज में तो ये सिंबल एक सुहागन स्त्री के माने जाते हैं। अब चाहे अब मॉडर्न जमाना आ गया, कुछ भी समझे, तो आप मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है? मैंने कहा मैं बोल सकती हूँ। मैंने कहा ये दोनों बेटे हैं ना आपके? कहते हैं हाँ। मैंने कहा इनका बाप कौन है? मैंने ऐसी जो उनको भाषा समझ आ रही थी मैंने उसी भाषा में उनको मैंने बोला ये अगर उनसे आपका संबंध नहीं है तो आप इनके नाम के पीछे से बाप का नाम हटा दीजिए, तब आपको पता चलेगा आपको समाज में कितनी इज्जत मिलेगी। आपको नहीं पता इनका बाप कौन है, आपको पता चल जाएगा ना आपकी समाज में क्या इज्जत है। तो इस बात पे गुस्सा करके दरवाजा बंद करके ऊपर चले गए। उन्होंने 100 नंबर पुलिस फोन कर दिया। सारा उनका मोहल्ला इकट्ठा हो गया। उनके बहन भाइयों को, उससे पहले मैंने उनके बहन भाइयों को भी फोन कर दिया था। उनके बहन भाइयों को मैं फोन कर रही हूँ, कोई भी ना, बहन आ रही है कह रही है हम नहीं ले जा सकते, भाई कह रहा है मैं खुद 80 साल का हूँ मैं नहीं ले जा सकता। मैंने उनकी बहन को फोन किया कि उनकी डेथ हो गई। मैंने ऐसे ही बोला, उनके भाई को और बहन को मैंने फोन करके बोला अंगनपाल जी की डेथ हो गई, आप आ जाओ। वो आ गए सारे, वो भी सब वहीं थी। कहते हैं आपने झूठ क्यों बोला? मैंने कहा आपको मैं देखना चाहती थी ना ऐसे कैसे बहन भाई है जितने फादर को अपने भाई को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने बोला ये घर किसका है? बोटी मेरा है। उनका किसने खरीदा? चुप हो गए। हस्बैंड नहीं खरीदा ना, सभी अपनी वाइफ के नाम खरीदते हैं। बिल्कुल। पहले क्या अभी भी भी लोग तो अपनी वाइफ के नाम ही घर खरीदते हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है। तो हर मेल को एक चीज ये रहती है कि अगर मैं अकेला रह गया तो मैं तो अपना जीवन सर्वाइव कर लूंगा। अगर मेरे जाने के बाद मेरी वाइफ अगर अकेली रह गई तो उसके पास रहने के लिए घर होगा। मुझे लगता है हर मेल का कंसर्न यही होता है। इसीलिए अपनी वाइफ के नाम घर खरीदते हैं कि मेरी बीवी के पास एक घर होगा जिसके ऊपर सर चुका सके। तो पुलिस आ गई। पुलिस ने बोला, मैंने बोला कि ये बात है। तो पुलिस वाले बोले कि ये तो अपनी जगह ठीक ही है, इनके लिए पुलिस बुलाने की क्या जरूरत है। तो कहते हैं अगर आप नहीं करना चाहते अंतिम संस्कार। उतनी देर में पुलिस आई, वो सब बिंदी बिंदी पहुंच के सब आ गई मेरे सामने। ओके। मैंने कहा देखो अभी 2 रूप हैं हर इंसान के। तो बोली कि हम लिख के दे देंगे। उनके बेटों ने लिटरली लिख के दिया कि उनकी डेथ हो जाएगी तो हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, आप ही कर देना, हमें बताना। मैं उनके बेटों ने लिख के दिया? बेटों ने, वाइफ ने, सबने साइन करके मुझे वो लेटर, वो उस मीडिया उस पे पेज पे भी है। अब जो भी गलतफहमी उनके बीच में रही होगी, लेकिन गलतियां तो बच्चे भी करते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि बड़े ही करते हैं। मैंने उनके बच्चों को ये भी कहा गलती तो आपने भी बहुत सारी की होंगी, आपके फादर ने भी आपको माफ़ किया होगा ना। और आप ये समझिए कि वो इंसान, मैंने उनको एक ही बात बोली थी, मरने नहीं दूंगी मैं आपको। वो कहते थे मैं मरना चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, जब आएगी ना ऊपर से तभी जाओगे, ऐसे नहीं जा सकते। मैंने उस टाइम इनसे स्टेटमेंट दी कि अब आपका शायद अंतिम समय, आप बताइए कि क्या वो बात सही है जो आपके बच्चे आपके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। उन्होंने एक ही बात बोली कि सब सिर्फ गलतफहमी का खेल है, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। और क्या कह सकता है एक इंसान, यही कहेगा ना। लेकिन वो अब ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ है। बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, बोलते हैं, बहुत साहित्य की बहुत नॉलेज है। वाह मैम, इस समाज को हम शो को एंड करना चाहेंगे और मैं चाहूँगा कि आप हमारे समाज को एक मैसेज दें, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत करीबी से देख रहे हैं, आप इसे एहसास कर पा रहे हैं, आप फील कर पा रहे हैं। वो क्या मैसेज होगा जो आप हमारी सोसाइटी में हमारे जैसे जनरेशन को देना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए हर माँ बाप अपने बच्चों को ना वो सब कुछ देना चाहते हैं जो उसको नहीं मिला, या शायद उससे भी ज़्यादा। आप जिंदगी में एक बात रखिए, हमारे समाज को इस चीज़ की ज़रूरत है कि बच्चा जितना उसकी किस्मत में होगा उतना वो पढ़ ही लेगा। उसमें एफर्ट्स हमारे होंगे, टीचर्स के होंगे, और जितने उसके अंदर स्किल होंगे वो उतना ही पढ़ेगा, उससे ऊपर नहीं पढ़ सकता। हर बच्चे के स्किल अलग अलग होते हैं। आप ये देखिए बहुत सारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन दुनिया में नाम है। जितना जो उसके भाग्य में लिखा है उसको वो पैसा भी कमा लेगा।
लेकिन संस्कार सिर्फ माँ बाप दे सकते हैं। तो अपने बच्चों को कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं आप, जितने संस्कार दे सकते हैं, जितना रिश्तों की अहमियत समझा सकते हैं। तो रिश्ते टूट रहे हैं वो ऐसे ही नहीं टूट रहे। रिश्तों को बनाने के लिए हमें सबसे पहले सहनशील होना पड़ेगा, चीज़ों को माफ़ करना आना चाहिए, चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। हर किसी के अंदर अंदर अलग अलग क्वालिटी है। हो सकता है हमारा एक भाई बहुत अच्छा हो, जो बहुत कुछ समझ सकता हो, सिचुएशन को समझ सकता हो, और एक समझना ही नहीं चाहता, वो नहीं समझ रहा, ठीक है, उसका मेंटल लेवल वैसा ही है, तो हमें उसको लेट गो करके ना माफ़ करना पड़ेगा। आपको रिश्तों को बनाने के लिए माफ़ करना आना चाहिए, आपको सहन शक्ति होनी चाहिए, और ये सहन शक्ति, ये जो रिश्तों की अहमियत है, ये हम बच्चों को बचपन से ही अगर उनके अंदर डालेंगे, कहते हैं ना कि बीज जैसा डालोगे वैसा ही ग्रो होगा। जैसा आपने पौधा लगाया, उसको टाइम से खाद दिया, टाइम से पानी दिया, सब कुछ देते गए, लेकिन फिर भी वो उखड़ के जा पड़ता है। तो बच्चों को परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाना पड़ेगा। एक छोटी सी स्टोरी है कि एक बच्चे ने पेड़ लगाया, दादाजी ने एक पेड़ लगाया, एक दादाजी का पेड़ था, एक बच्चे का पेड़ था, दोनों पौधे एक साथ लगे। बच्चा डेली उसमें खाद डालता था, पानी डालता था, बारिश आई तो अंदर रख दिया, फिर धूप आ गई, छाँव आ गई, बाहर रख दिया, वो पेड़ बहुत सुंदर ग्रो हो रहा था। और दादाजी का जो पेड़ था ना, वो धीरे 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 बढ़ रहा था, थोड़ा पतला, धीरे धीरे बढ़ा, उसमें सूख भी जाता था, फिर हरा हो जाता था। तो एक दिन बहुत तेज आंधी आई और बच्चे का पेड़ तो टूट के जा पड़ा और दादाजी का पेड़ वैसे के वैसे। बच्चे ने दादाजी से सवाल पूछा कि दादाजी, आप तो उसको रोज इतनी केयर नहीं करते थे, मैं उसको खाद भी देता था, पानी भी देता था, लेकिन आपका पेड़ क्यों नहीं टूटा? दादाजी का जवाब था कि मैंने अपने पेड़ को हर परिस्थिति से लड़ना सिखाया। दादाजी ने कहा, मैंने उसको आंधी में रहना, धूप में रहना, तप में रहना और बिना खाना खाए भी रहना सब सिखाया है। वो सब सिखाया, तो वो मजबूत बन गया। वो हमें अपने बच्चों को भी परिस्थितियां बतानी पड़ेंगी कि हर हालात में, हर परिस्थिति में अपने बच्चों को रहना सिखाना पड़ेगा। आजकल क्या बच्चे एसी है, स्कूल में अगर एसी नहीं चला, एसी क्यों नहीं चलाया, आज बच्चा बहुत पसीना, उनको खेलने दो ना, यही तो उम्र है। पहले तो बच्चे खेल खेल के अब इतने बड़े बड़े क्रिकेटर बन गए, इतने बड़े बड़े जो प्लेयर बन रहे हैं, वो धूप में पसीना बहा के और खेल के तभी तो बन रहे हैं वो वहां तक। तो आपको बच्चे को हर मजबूती से, हर परिस्थिति से, क्योंकि समय का नहीं पता, आज हमारे पास पैसा है, कल नहीं है। आज हम एसी में बैठे हैं, हो सकता है कल कूलर भी ना हो। अभी हमारे पास तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारे जितने हमारे पास एग्जाम्पल हैं वो ऐसे ही तो है। सब किसी कहीं बहुत करोड़पति थे, मैंने बताया जैसे सुदर्शन आंटी की स्टोरी, नौकर चाकरों के घर में और इतने अच्छे उससे रही हैं, लेकिन आज वो भी परिस्थिति है। तो हमें अपने बच्चों को संस्कारों के साथ उनकी परिस्थितियों में रहना और उन परिस्थितियों से लड़ना भी सिखाना पड़ेगा। रिश्तों की अहमियत बचपन से सिखानी पड़ेगी, तो शायद आने वाले टाइम में बहुत अच्छा समय हमारे पास होगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। बहुत ही चीज़ें सुनने को और समझने को मिली हमें इस एपिसोड में। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एपिसोड कोई पॉडकास्ट या कोई एपिसोड नहीं था, ये एक आईना है हमारे समाज का, जो आज हमने सिर्फ अपनी ओर मोड़ लिया। और इसमें बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा साथ जो निभाया वो मैम आपने निभाया है। अफसोस इस बात का है कि जो आईना आज हमने देखा ये थोड़ा सा डरावना है। सवाल ये उठता है कि हम सिर्फ ये सुन रहे हैं या समझ भी रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस हफ्ते आपने अपने माँ बाप को कितना वक्त दिया? 2 घंटे, 20 मिनट, या सिर्फ वही 2-4 मिनट की औपचारिक बातें? मैं अब भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके पास आपके माँ बाप हैं तो आप बहुत लकी हैं। आप जाइए, गले लगाइए उन्हें और उन्हें प्यार से कहिए, मैं हूं, आज भी, कल भी और हमेशा। आप सुन रहे थे अनुपम आनंद को द चेंज मेकर शो पे। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जॉइनिंग अस।